तो स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज से हम लोग अपना वन शॉट लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे एक लेक्चर के अंदर ही। तो ये हमारा क्यों फर्स्ट वन शॉट लेक्चर है। तो इसके अंदर हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसको फिनिश करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो इसके अंदर खाली लेक्चर हम लोग चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग जो पास्ट ईयर पेपर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर कौन से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही में हम लोग और चीज़ें भी पढ़ेंगे, जैसे कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनको किस तरीके से किया जाता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग स्ट्रैटेजी देखेंगे कैसे आप जो है अपने ओसीएम के अंदर 80 आउट ऑफ 80 आप ला सकते हो। 20 तो स्कूल से ही मिल जाएगा, तो आपको 100 कैसे मिल सकता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एंड लास्टली आपको कुछ फ्लैश कार्ड भी हम दे देंगे चैप्टर्स के, जिसकी मदद से आप इजीली रिवाइज भी कर पाओगे चैप्टर को। तो आपको पेपर के टाइम पर आपको वापस से लेक्चर को देखने की नहीं पड़ेगी नीड, आपको बस फ्लैश कार्ड आप देखोगे एंड आपको पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में मिल जाएगी। तो पूरा अच्छे से लेक्चर देखो और ध्यान से देखो, ठीक है। आराम से बैठ जाओ और इस लेक्चर को देखो। हो सके तो कुछ नोट्स भी बना लेना अगर आपको लगेगा, ठीक है। नहीं तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर बाद में। तो देन स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका ओसीएम का जो पेपर होगा वो किस तरीके का रहेगा, वहाँ पर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको टोटल ओसीएम में तीन बोल रहा हूँ, 8 जो है क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आपका पेपर जो रहता है वो 80 मार्क्स का रहता है और ऐसे 8 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब 80 में से आपको 80 कैसे लाना है तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी इतना समझ लो पेपर पैटर्न क्या रहता है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स आपके आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द पेयर हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, फाइंड ऑड एंड आउट हो गया, या फिर मतलब आंसर इन वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन हो गए। ऐसे जो 1-2 मार्क्स के लिए रहते हैं। तो ऐसे आपको टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जो कि टोटल आपको हर एक क्वेश्चन जो है 5-5 मार्क्स का रहेगा। जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स आया 5 मार्क्स का आएगा, मैच द पेयर आया तो 5 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे आपको टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे जो कि टोटल 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव्स दे देगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, जहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने रहेंगे कुछ टर्म, कुछ कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट रहते हैं। जैसे बताना रहेगा मोशन स्टडी क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है। तो आपको ये बस ज़्यादा नहीं 3-4 लाइन में ही एक्सप्लेन कर देना रहता है। 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है। टोटल आपको 4 लिखने रहते हैं, तो 8 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं रहता। इसके अंदर आपको केस स्टडी दी रहती है। तो यहाँ पर भी कह सकते हो 1 वर्ड 1 सेंटेंस वाला ही आंसर आपको लिखना रहता है। आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हर एक क्वेश्चन जो रहेगा 1 मार्क्स का रहता है। टोटल कोर्स स्टडी जो रहती है केस स्टडी वो 3 मार्क्स की रहती है, ठीक है। अब ऐसे 3 केस स्टडी आपको दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 2 केस स्टडी लिखनी है, तो आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है। तो वो भी जो चैप्टर्स में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन दिखेंगे वो सारे पढ़ लोगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो रहता है वो आपका आंसर इन ब्रीफ रहता है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस रहते हैं और आपको उसमें से 2 लिखने रहते हैं। 4-4 मार्क्स से रहते हैं। तो कह सकते हो ये अगर आप एक पेज लिख देते हो पूरा भर के तो आराम से आपको पूरा 4 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। 1-1.5 बहुत ज़्यादा हो गया, 1.5 पेज भी, एक पेज भी लिख दोगे तो आराम से आपको मार्क्स मिल जाता है यहाँ पर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस करना रहता है। यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट दिए रहेंगे और आपको जस्टिफाई करना है कि ये सही क्यों है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना रहता है। यहाँ पर भी 4 रहते हैं, जिसमें से आपको 2 लिखना रहता है। हर एक जो रहता है वो 4 मार्क्स का रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो रहता है यहाँ पर भी कह सकते हो आंसर द फॉलोइंग ही रहता है। इसके अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस रहते हैं और आपको 2 लिखना रहता है। हर एक जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है। अब जैसे अगर यहाँ पर आ सकता है, आपको बोला जाएगा हेनरी फोर्ड के 5 प्रिंसिपल्स बताओ, तो आपको 5 लिखोगे, मतलब हर एक पॉइंट का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो आप जितने क्वेश्चन के रहते हैं उतने पॉइंट्स लिख दोगे तो आपको उतना मार्क्स मिल जाता है पेपर में। एंड लास्ट जो क्वेश्चन रहता है वहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन लिखना होता है। 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ पेपर पैटर्न आपका रहता है पेपर के अंदर ओसीएम का। अब बात करें कि वेटेज कितना है, आपको कौन सा चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो देखोगे तो आपका जो थर्ड चैप्टर है इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा कम है, सिर्फ 5 ही, और ऑप्शन में भी ये 5 ही मार्क्स का आता है। तो आप अगर किसी चैप्टर को स्किप करना चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, और दूसरे कोई चैप्टर को स्किप नहीं करना चाहो, मतलब अगर आपको पूरा 80 में से 80 चाहिए तो मैं नहीं बोलूँगा आपको इस चैप्टर स्किप करो, बट टाइम कम है तो आप ये दोनों में से कोई भी एक चैप्टर स्किप कर सकते हो। आप ये वाला चैप्टर स्किप कर सकते हो और एक ये तीसरा चैप्टर स्किप कर सकते हो।
तो आपको चांस ज़्यादा रहेंगे आप पूरे 80 में ला पाओगे, ठीक है। बाकी कोई चैप्टर स्किप करोगे तो थोड़ा चांस है ज़्यादा मार्क्स कट जाने के, इसलिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ वेटेज है हमारा कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो टोटल 7 मार्क्स का है, जिसमें से आपको ऑप्शन में 12 मार्क्स का ये आता है। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये 12 मार्क्स का आता है एंड ऑप्शन में 15 मार्क्स का आता है, तो इसका काफ़ी वेटेज है, तो इसको पढ़ना है अच्छे से। थर्ड जो चैप्टर है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये काफ़ी कम वेटेज रखता है, 5 5 ही रखता है ये। फोर्थ चैप्टर काफ़ी ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है बिजनेस सर्विसेज, और बाकी टीचर्स भी आपको यही बोलते होंगे कि इसको आपको ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ऑप्शन के साथ ये 27 आता है, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। तो इसको हम लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको ये पूरा का पूरा 20 मार्क्स मिल सके, और अगर 27 में है तो 27 भी मिल जाए। तो ऐसे ही फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है, ये 7 मार्क्स का आता है और ऑप्शन में 10 मार्क्स का आ जाता है। और सिक्स जो हमारा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी 7 मार्क्स का ही आता है और इसका ऑप्शन भी 10 ही रहता है। सातवां जो हमारा चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी 7 आता है, लेकिन इसका ऑप्शन में ये 17 का आ जाता है। लास्टली हमारा जो मार्केटिंग है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, ये सेकेंड मोस्ट वेटेज वाला हमारा चैप्टर है, जो कि है हमारा 15 मार्क्स का ये आता है क्वेश्चन, और ऑप्शन में ये 20 मार्क्स का भी आ जाता है। तो टोटल इस तरीके से हमारा ये वेटेज है हमारे पूरे चैप्टर्स का ओसीएम के अंदर। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ है कि आपको पहली बात ये नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसको पढ़ लेना है। डेफिनेशन तो पढ़ना ही है, क्योंकि ये तो हर जगह आपको लिखना पड़ता है, तो एक डेफिनेशन तो पढ़ना ही है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको आपको पढ़ना है। एंड हेनरी फॉल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। आप चाहो तो बस 5 6 ही पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी सबको बस थोड़ा सा रीड कर लो कि अगर पेपर में आया तो आप उसको बस एक्सप्लेन कर पाओगे अपने ओन वर्ड में। तो इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये वाला जो क्वेश्चन है जो हमारे टेलर साहब के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, ये पेपर में आता नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं आने के। अगर ये नहीं आया तभी ये आता है, तो ये इसके चांस कम रहते हैं, तो इसको हम लोग सिर्फ रीड करेंगे, ज़्यादा इसको आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, अब जाकर हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा एक्चुअल। अभी तक तो मतलब हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ ही रहते हैं, ठीक है। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ फटाक से, जिससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा चैप्टर है क्या। तो देखो, हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो चैप्टर है ये बात करता है कि कैसे आप लोग जो है किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पर किस तरीके से मैनेज कर सकते हो आप अपने वर्कर्स को, अपने ऑपरेशन को, काम को। अब जैसे देखो यहाँ पर ये जो पर्सन है हेनरी, हेनरी जो है वो काफ़ी परेशान रहता है, क्योंकि इसके वर्कर्स जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता ही रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी परेशान रहता है, तो इसलिए अपने वर्कर्स को बुलाता है और उन्हें बोलता है एक काम करो, तुम लोग जो है काम को बांट लो, ठीक है। मतलब सबको काम बंटवा देता है कि एक काम करो, एक पर्सन जो रहेगा वो सिर्फ खुदाई करेगा, और मतलब दूसरा पर्सन भी खुदाई करेगा, तीसरा पर्सन जो रहेगा वो सिर्फ स्टोर करेगा, मतलब कलेक्ट करके रखेगा, और चौथा जो पर्सन रहेगा उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से काम बांटने की वजह से होता क्या है कि इनका एफिशिएंसी बढ़ जाती है और काम बहुत अच्छे से होने लग जाता है। और फिर इसे समझ आता है कि ये मैनेजमेंट का एक अच्छा तरीका है कि हाँ, अगर हम लोगों में काम बांट देंगे तो काम अच्छे से होगा। तो इसने एक प्रिंसिपल बना दिया कि डिवीजन ऑफ वर्क कर दो लोगों के बीच में, तब वो अच्छे से काम करेंगे। तो ये ऐसे एक इसने प्रिंसिपल बना दिया। ऐसे ही ये जो हेनरी है ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करता है अपनी कंपनी के अंदर, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स बना देता है, और यही जो प्रिंसिपल्स होते हैं आगे जाके हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बन जाते हैं, ठीक है। अब ये स्टोरी से आपको इतना समझ आ जाता है कि ये चैप्टर आखिर किस बारे में है, कि ऐसे ही बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, कंपनी को चलाने के लिए। अब इंट्रोडक्शन दी गई है, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसमें अलग अलग तरीके होते हैं जिसकी मदद से जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, इसको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखा है देखो, प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ or proposition that serve as the foundation for a system of belief और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। मतलब क्या, ये देखो प्रिंसिपल जो है ये एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है। मतलब क्या कि देखो आपने किसी चीज़ को चेक किया, जैसे अभी हमने डिवीजन ऑफ वर्क देखा, और आपको पता चला कि अगर हम काम को बांट देंगे तो ये लोग और अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो आपने एक्सपेरिमेंट करके एक फंडामेंटल ट्रूथ पा लिया कि लोगों को काम अच्छा करवाना है तो काम को बांट दो। तो प्रिंसिपल यही होते हैं। प्रिंसिपल देखो, एक थेरी होता है और एक प्रिंसिपल होता है। थेरी मतलब कि आपको पता नहीं है कि वो रियलिटी में काम करेगा नहीं करेगा, बट आपने मैथमेटिकली वो सॉल्व कर लिया है कि हाँ वो हो सकता है। और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आपने प्रैक्टिस करके चेक कर लिया कि वो सही है। जैसे अगर आप ऊपर से एप्पल गिराओगे तो नीचे ही गिरेगा, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल मतलब फंडामेंटल ट्रूथ होती है जो कि हमें ये दिखाते हैं कि आपको
किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। तो यही एक चेन ऑफ बिलीव है, चेन ऑफ रीजनिंग है प्रिंसिपल हमारे। तो यही इसका डेफिनेशन है। अब सिंपल वर्ड में वही एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी टेक्निक सिस्टम हो जो कि हमें डायरेक्शन देते हैं हमारे रिजल्ट को पाने में, उन्हीं को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, मतलब हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अब एप्पल है, अगर आप एप्पल को अभी अपने घर पे गिराओगे तो भी नीचे गिरेगा, आप बाहर जाकर गिराओगे रोड पे तो भी वो नीचे ही गिरेगा। तो हर जगह एक ही जैसा होता है प्रिंसिपल। तो ये यूनिवर्सल होते हैं और ये कहीं पर भी एप्लीकेबल होते हैं। अब ड्यू टू ये जो प्रिंसिपल होते हैं, ये मैनेजर जो रहते हैं इन प्रिंसिपल्स की मदद से वो उन्हें ट्रायल और एरर नहीं करना पड़ता है, वो इन प्रिंसिपल को एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल ट्रूथ है। तो उनको ट्रायल एरर नहीं करना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा मैनेजर को हेल्प मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि मतलब जो क्रिकेटर होते हैं तो उसमें कैसा होता है कि हम लोगों को कैसे डिवाइड कर देते हैं कि हर एक आदमी जो रहता है वो डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया जाता है कि एक आदमी फील्डिंग कर रहा है तो एक आदमी बैटिंग कर रहा है, तो वहाँ पर लोगों को काम बांट दिया जाता है, तो और जैसे काम होता है वही एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। अब फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लो। इसका शॉर्ट कोड भी मैंने बनाया है, तो आप ये शॉर्ट कोड की मदद से इसको पूरा अच्छे से याद कर सकते हो। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे होते हैं, तो इसका जो शॉर्ट कोड है वो है फ्लेक्सिबल सीपीयू बैग, ठीक है। आपके पास सीपीयू बैग है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो पहला जो फ्लेक्सिबल है उसका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारे जो मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आप इनमें चेंजेस ला सकते हो, जैसे आपको लगता है डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए, बट आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ पर अगर आप काम को बांटोगे तो और धीरे धीरे काम हो रहा है, इससे अच्छा आप एक ही एक करो, तो वहाँ पर आप उस प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये हमारा प्रिंसिपल जो रहता है फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि देखो जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके बने हुए हैं। तो यहाँ पर पता चलता है हमें, अगर हम कोई भी एक डिसीजन लेंगे प्रिंसिपल्स की मदद से तो उसका कुछ इफेक्ट भी हमें दिखेगा। जैसे अगर हम चाहते हैं लोग हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा मेहनत से काम करें, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो वेजेस है, सैलरी जो है उसे बढ़ा सकते हैं, उन्हें उन्हें इंसेंटिव्स ज़्यादा दे सकते हैं, जिससे वो और ज़्यादा काम करेंगे और मेहनत से काम करेंगे। तो यही अगर मान लो आप एडवर्टाइजमेंट को बढ़ा दोगे तो आपकी सेल्स भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलता है हमारी ये प्रिंसिपल्स। उसके बाद जो हमारा सी, तो सीपीयू का सी हो गया। फिर पी से आता है हमारा प्रिंसिपल आर फॉर्मेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, कि जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने देखा हेनरी को कि उसने पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जाके प्रिंसिपल को बनाया। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये ऐसे ही नहीं बनते हैं, इन्हें एक्सपेरिमेंट किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा थोरो रिसर्च की जाती है। थोरो का मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है, तब जाकर एक्सपेरिमेंट के बाद जाकर कोई प्रिंसिपल को लाया जाता है दुनिया के सामने कि हाँ यह यूनिवर्सल है, हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसका थर्ड पे हमारा नेचर हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट जो यू है उससे आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, की जो प्रिंसिपल्स होते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी साइज़ की हो, किसी भी नेचर की हो, हर जगह जो है इन प्रिंसिपल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पर हो। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन इनका होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, नेक्स्ट जो नेचर है वो है हमारा बिहेवियरल नेचर, ठीक है। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है ये ज़्यादातर हमारे, देखो अब मैनेजमेंट जो है वो चलती किससे, मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलती है एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। अब ये जो एम्प्लॉयज़ है ये है कौन, ये ह्यूमन है। तो अगर हम इनका ही बिहेवियर चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारा मैनेजमेंट और अच्छा हो जाएगा। और ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये यही करते हैं। आप डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हो तो उनको काम दे देते हो, यानी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, जिनकी वजह से ये जो एम्प्लॉय है इनका बिहेवियर जो रहता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और बिहेवियर चेंज होने की वजह से वो अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो भाई ये तुम्हारा काम मैंने तुमको दे दिया है, अब ये काम ख़त्म करके मुझे ला के दे देना, तो अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आपको ये काम करना पड़ेगा। पहले था कि मैंने आपको कुछ बोला नहीं, आप कंपनी में आए, आप काम किए, चले गए, आपने किसी को कुछ रिपोर्ट नहीं दिया, तो वहाँ पर आदमी ये बोल के ज़्यादा चला जाता है काम करने कि मेरा क्या जा रहा है, कंपनी का जा रहा है, मैं तो आया काम किया चला गया घर पे, ठीक है। तो वहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। बट ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स की मदद से हम अपने एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज कर देते हैं। तो यही ये इसका मतलब नेचर है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये मैनेजमेंट के अंदर जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनका बिहेवियर चेंज कर देते हैं मैनेजमेंट को लेकर, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी या फिर जो भी काम है वो और अच्छे से हो जाता है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो होता है जो हमारा
ए से आता है ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, कि आप मैनेजमेंट के अंदर किसी ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक जो प्रिंसिपल है वो इम्पॉर्टेंट है और दूसरा प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि ऑर्डर वाला एक प्रिंसिपल होता है हेनरी फॉयल का, कि आपको हर चीज़ जो है हर जगह पर रखनी चाहिए, सही आदमी को सही जगह पर रखना चाहिए। अब जैसे कोई इंजीनियर है, ठीक है, तो इंजीनियर को आप कोई इंजीनियरिंग वाली फील्ड में ही काम करवाओगे, वहाँ पर उसको हमाली पे नहीं डालोगे, ठीक है। तो अगर आप ये जो प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, आप उन्हें गुड वेजेस नहीं देते हो, आप गुड रेमुनरेशन नहीं देते हो, वहाँ पर हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, वर्क इन्वायरमेंट, तो वहाँ पर फिर अगर आप एक दो प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है सारे के सारे जितने भी मतलब प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दें। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा लास्ट, जनरल गाइडलाइंस, कि ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, ये जनरल गाइडलाइन की तरह काम करते हैं मैनेजर्स के लिए। मैनेजर को ये नहीं बताते कि आपको ये काम करना है, ये सिर्फ एक रोड मैप दे देते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है, कि अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छे से काम करें तो आप उन्हें रेमुनरेशन दो। अब कितना देना है, एक फेयर रेमुनरेशन कितना होता है, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के नेचर, साइज़ और फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी एप्पल कंपनी है तो फेयर रेमुनरेशन वहाँ पर 2-3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए फेयर रेमुनरेशन बोला जाएगा। वहीं पर अगर आपकी कोई छोटी सी चाय की टपरी है तो आप फेयर रेमुनरेशन 15,000 वो बोल दोगे तो वो फेयर रेमुनरेशन बोला जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कंपनी में फेयर रेमुनरेशन क्या होती है। तो ये जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ये आपको ये नहीं बताते कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली, ये सिर्फ एक गाइडलाइन देते हैं कि आपको कैसे करना है, कि मतलब आपको एक फेयर रेमुनरेशन देना है, आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखना है, चीज़ों को ऑर्डर में रखना है। तो इस तरीके से भी एक गाइडलाइन देने का काम करती है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो ये हमारे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए और इसका ये शॉर्ट कोड हो गया। फ्लेक्सिबल सीपीयू बैग, फ्लेक्सिबल से फ्लेक्सिबिलिटी, सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, पी से प्रिंसिपल्स आर फॉर्मेट बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यू से आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, बी से आता है बिहेवियरल इन नेचर, ए से आता है हमारा ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस और जी से आता है जनरल गाइडलाइंस। तो इस तरीके से आपको ये मतलब शॉर्ट कोड याद रखना है। ज़्यादा आपको नहीं दूंगा मैं शॉर्ट कोड, एक इसको याद रख लो और फिर हेनरी फॉल वाले को याद रख लेना, बाकी सबको बस याद थोड़ा देख भी लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। बाद में अगर आपको कोई जैसे एग्जाम में कोई पॉइंट नहीं याद आता है तो आप ओन से भी पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वो मतलब उसी ही से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये बहुत कम चांसेस होते हैं इसको पेपर में आने के, कह सकते हो। जैसे मैंने वहाँ पर 3 स्टार दिए तो इसको बस 1 ही स्टार दूंगा कि ये आने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि देखो नेचर जो है वो खुद ही आने के उनके चांस कम होते हैं। ज़्यादातर तो हेनरी फॉल के प्रिंसिपल्स ही आते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि 7 मार्क्स का वेटेज ही है। तो मान लो 2 मार्क्स तो आपको कहीं से ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे एंड फिर 5 मार्क्स का एक आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसलिए चांस कम ही होता है इसको आने का, बट फिर भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो अब सिग्निफिकेंस बताया गया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों उन्हें फॉलो करना चाहिए, उससे क्या होता है, नहीं फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं। तो इसका जो शॉर्ट कोड है वो है शुद्ध एपिसोड, ठीक है। शुद्ध एपिसोड है ये इसका शॉर्ट कोड है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो बस पॉइंट को थोड़ा देख लो कि पेपर में अगर आ गया बाई चांस किस्मत खराब रही तो ओन से भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो शुद्ध एपिसोड, एस से जो है हमारा वो है साइंटिफिक डिसीजन। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला था कि ये एक्सपेरिमेंट करके बनते हैं और एक्सपेरिमेंट जो है एक साइंस का बहुत ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट होता है। तो साइंटिफिक डिसीजन ये लेने में मदद करते हैं, आपको पता चलता है कॉज एंड इफेक्ट, पता चलता है कि आप क्या करोगे तो उससे क्या होएगा। तो ये जो मतलब कह सकते हो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद करते हैं। ये एक सिस्टमैटिक, एक बैलेंस डिसीजन का फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि अगर आप रिम्यूनरेशन यानी कि सैलरी अगर लोगों की बढ़ा दोगे तो आपको कितना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, यानी कितना ज़्यादा लोग ज़्यादा काम करेंगे। तो कितनी सैलरी बढ़ानी चाहिए, क्या 1,000 रुपये सैलरी बढ़ानी चाहिए या फिर 2,000 बढ़ानी चाहिए, तो कितना बढ़ानी चाहिए, साइंटिफिक डिसीजन लेने में जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेट करके पता कर पाते हो कि अगर मैं 1,000 बढ़ाऊंगा तो कितना आउटपुट बढ़ेगा, 2,000 बढ़ाऊंगा तो कितना आउटपुट बढ़ेगा, और फिर उस हिसाब से आप डिसीजन ले लेते हो। तो ये क्रिटिकल कह सकते हो सिचुएशन या फिर कोई भी टैक्टफुल सिचुएशन होती है तो उसको हैंडल करने में मैनेजर्स को हेल्प करती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और उन्हें बताती है कि आपको ट्रायल एरर करने की ज़रूरत नहीं है, आप किस तरीके से एक साइंटिफिक तरीके से अपने जो भी डिसीजन है उसे ले सकते हो, वो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताती है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है
हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्योंकि आपने पहले से सारी चीज़ों को प्लान रखा रहता है कि आपको कहाँ पर किस आदमी को भेजना है, कौन से रिसोर्सेज को कहाँ पर भेजना है, सारी चीज़ें ऑर्डर में रहती है, और आप अगर प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप सारे रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, एक कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा यही सारे रिसोर्सेज होते हैं। एक तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है वो, उसके बाद एक होता है मनी कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो, एंड लास्ट में जो होता है वो होता है मटेरियल, जो भी रॉ रॉ मटेरियल हो गए तो वो रिसोर्सेज। तो इतने ही रिसोर्सेज होते हैं। अब इनका किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन करें कि सबसे ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिले, तो यही काम होता है मैनेजमेंट का कि कितना कम हम ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल, मनी का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ला सके। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वही बताने में मदद करते हैं कि आपको पहले से ही पता चल जाता है कि अगर इस काम को करना है तो इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी मनी लगेगी, कितने रिसोर्सेस लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, कितना मैन पावर लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है एक मतलब कह सकते हो ये बता देता है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे एक फिजिकल रिसोर्स जो हमारा मटेरियल, मशीन, मनी हो गया, और हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये जैसे अभी हमने नेचर में देखा कि ये बिहेवियरल नेचर होते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है यानी एम्प्लॉय का जो है बिहेवियर चेंज कर देते हैं। तो पहली बात तो ह्यूमन रिसोर्स को ये बेटर कर देते हैं, और साथ में हम ये भी पता चलता है कि हमें मटेरियल को कहाँ पर कितना इस्तेमाल करना है, वेस्टेज नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं अगर हम प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करें तो। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। आप बोलोगे ये कैसे करते हैं? तो देखो, पहली बात, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके प्रति, तो एक तो सोसाइटी के लिए, और खुद के जो उनके एम्प्लॉय वो भी तो सोसाइटी का ही हिस्सा है, तो उनके प्रति भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। जैसे उनको फेयर रेम्युनरेशन देते हैं, और एक तो इन्वायरमेंट में ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं करते, तो प्रदूषण भी नहीं करना रहता है। तो अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप एक तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझ पाओगे, आप लोगों के लिए अच्छा काम करोगे, आप उनको एम्प्लॉय जो है उनको फेयर रेम्युनरेशन करोगे, उनमें डिस्पैरिटी नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे, एंड काम सबका अच्छे से होगा। जब सबको सैलरी अच्छी मिलेगी तो सब लोग खुशी खुशी रह पाएंगे, तो एक वेलफेयर भी होगा पूरी सोसाइटी के अंदर। तो ये अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हेल्प करता है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि ये एक सबका जो एम्प्लॉय है उनके बीच में एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच बना देता है कि हमें क्या करना है। उन्हें ये पता चल जाता है कि मतलब जैसे आप कोई भी मैनेजर है, तो अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम दिखती है या फिर कोई भी एक सिचुएशन, जैसे अब कोरोना आ गया, तो कोरोना के टाइम पर बहुत सारे मैनेजर रहेंगे, उनको दिखेगा, अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि हम यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो उसके बीच में क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, या फिर उस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको ऐसा माइंडसेट डेवलप करने में जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करती है। एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करने में हेल्प करती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वही लिखा है यहाँ पर कि जो मैनेजर रहते हैं वो फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई भी प्रॉब्लम का रूट कॉज रहता है वो पता कर पाते हैं इन प्रिंसिपल्स की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट होता है हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। टू हेल्प टू एंड कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल का मतलब होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मदद से आप कोऑर्डिनेट अच्छा कर पाते हो। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि लोग एक दूसरे के साथ में अच्छे से काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे का एक मतलब पूरा प्रोसेस जो है वो गड़बड़ नहीं हो रही है, अच्छे से पूरा जो सिस्टम है वो काम कर पा रहा है कोऑर्डिनेशन के साथ में। तो ये कोऑर्डिनेट करने में पहली बात तो हेल्प करते हैं, और साथ में कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। मैनेजर को पता रहता है कि लोगों को कहाँ लेके जाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, वो पता चल जाता है इन प्रिंसिपल्स की मदद से कि हमारा ये गोल है, तो उसी तरीके से काम से सबको लेके चलना है। तो कंट्रोल भी अच्छे से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करते हैं, क्योंकि देखो हमने बोला था अभी कि ये जो रिसर्च मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइम के साथ आप इन्हें चेंज कर सकते हो। जैसे पहले जो प्रिंसिपल्स थे अगर वो अभी के टाइम पे काम नहीं कर रहे तो आप उनमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में कुछ भी चेंजेस ला सकते हो, या रिजिड नहीं होते हैं। तो क्योंकि ये खुद ही में अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं, तो इस वजह से मैनेजर जो रहते हैं जो इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड के हिसाब से अपने आप को चेंज करते जाते हैं, और मतलब जो भी सूट करता है उस टाइम पर जैसे भी डिसीजन लेनी रहती है उस हिसाब से वो फिर डिसीजन लेते हैं। तो कह सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है मतलब कह सकते हो डेवलपमेंट एक तरह से इवॉल्व होने में मदद करती है ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है।
एंड उसके बाद लास्ट जो पॉइंट हमारा होता है वो होता है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। अब जैसे अभी हमने देखा कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये गाइडलाइंस होते हैं, ये बताते हैं आपको क्या करना है। तो ये मैनेजर्स को एक यूजफुल इंसाइट देते हैं। इंसाइट का मतलब होता है एक तरीके से एक आइडिया देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए किसी भी सिचुएशन के अंदर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो क्या करना चाहिए आपको, मतलब अगर कोई भी मैनेजर जो रहेगा अगर वो इन प्रिंसिपल को स्टडी करता है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम और सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो मैं क्या करूँगा। अभी जैसे मैं आपको बोलूँ कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो काम नहीं कर रहे अच्छे से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टाइम पास करते हैं, तो आप एक सिस्टम लगा दो कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा काम करेगा, मतलब वेज रेट, मतलब पीस रेज सिस्टम, पीस जो हमारा पीस वेज सिस्टम होता है कि जितना आप प्रोडक्ट बनाओगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। अगर आप ये सिस्टम ला दोगे कंपनी के अंदर तो ऐसे टाइम पे एम्प्लॉय ज़्यादा मेहनत करेगा क्योंकि उससे ज़्यादा फिर पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग आप जो अगर आप स्टडी करोगे प्रिंसिपल्स को तो आपको पता चलेगा कि कौन से सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके। तो ये जो मतलब कह सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये इंसाइट देते हैं हमें, यूज़फुल मतलब इंसाइट देते हैं, आइडिया देते हैं कि कोई भी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एंड यहाँ पर ये अपना सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी फिनिश हो जाता है। अब एक और बात, थोड़ा इसका शॉर्ट कोड याद कर लेते हैं कि इसका शॉर्ट कोड जो है वो है शुद्ध एपिसोड, ठीक है, शुद्ध एपिसोड है। एस से आता है साइंटिफिक डिसीजन, एच से आता है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डी अपना यू से आता है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से आता है डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एच से आता है हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, ई से आता है इंकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड पी से आता है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। ठीक है, अगर आपको मान लो सिग्निफिकेंस याद नहीं आता है पेपर के अंदर तो जो इसके नेचर्स होते हैं उन्हीं को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करके ऐसे दिखाओ कि वो इसके इस इंपॉर्टेंस है तो वो भी चल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसको भी मोड़ मार दोगे तो वो भी चल जाता है। जैसे यहाँ पर साइंटिफिक डिसीजन की बात की जा रही है तो वहाँ पर जो पॉइंट्स है उसी से रिलेटेड होता है, तो ये इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो ये नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस देख के जाना है और कुछ नहीं। इसका मैं आपको लास्ट में जो है फ्लैश कार्ड भी दे दूंगा, तो बस आपको पेपर के टाइम पे बस जाते मतलब पेपर देते टाइम पे जाते जाते थोड़ा बहुत फ्लैश कार्ड घुमा लो, देख लो, बस आपका पेपर के लिए पूरा रेडी हो जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरी फोल के जो हमारे मैनेजमेंट थ्योरी है, यानी उनके जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, अब उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हेनरी फोल का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। हेनरी फोल जो है वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, जहाँ पर मतलब ये कह सकते हो मतलब ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और ये स्टार्टिंग में इन्होंने एज अ माइनिंग मतलब कह सकते हो माइनिंग इंजीनियर काम जो है इन्होंने ज्वाइन किया था एक कंपनी के अंदर, जिसके बाद जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इन्होंने। अभी मैंने जो स्टार्टिंग में स्टोरी बताई थी हेनरी की, तो वो उनकी ही स्टोरी है, हेनरी फोल की ही स्टोरी है कि वो अपने कंपनी में देखते थे कि माइनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ काम कर रहे हैं, अच्छे से काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी सारी चीज़ें देखी और उसके बाद जाकर वो कह सकते हो अपनी ही कंपनी में जो है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट तक वो पहुंच गए। तो काफ़ी बड़ी पोस्ट पर वो पहुंच गए थे और इस पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन किए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उन्होंने उन ऑब्जर्वेशन से 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बताया अपने फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक के अंदर उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए कि इन प्रिंसिपल्स की मदद से कोई भी पर्सन जो है अपनी कंपनी के अंदर, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, अपने एम्प्लॉयज़ या फिर अपनी मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकता है। और इसलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है, हेनरी फोल को, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को सजेस्ट किया। अब ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये गाइडलाइन होते हैं जैसे हमने अभी बात की, जो कि डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट एक्शन में मदद करते हैं। अब यहाँ पर इनका ये बैकग्राउंड हो गया हेनरी फोल का। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर इनके जो 14 प्रिंसिपल्स है और उनको याद करना है। तो याद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सिंपल तरीके से याद हो जाएगा आपको, इतना याद हो जाएगा कि पेपर में आराम से लिख पाओगे। ठीक है, कुछ भी आ जाएगा लिख लोगे। तो देखो हम लोग ये जो हेनरी फोल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनको एक ही बार में 14 के 14 नहीं याद करेंगे, हम इन्हें आधा आधा करके याद करेंगे। 7 प्रिंसिपल एक बार में और बचे हुए जो 7 प्रिंसिपल है वो दूसरी बार में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 7 जो प्रिंसिपल है स्टार्टिंग के उनको किस तरीके से याद करना है। उसका जो शॉर्ट कोड है वो है दादू सक्सेस। ठीक है, अब देखो ये जो मतलब हमारे हेनरी फोल थे वो तो बाद में दादाजी बन गए ना, बूढ़े हो गए, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाली। इस तरीके से याद रख सकते हो शॉर्ट कोड को, दादू सक्सेस। ठीक है, अब इसमें डी जो है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क है, ए से आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर जो डी है उससे डिसिप्लिन आता है, यू से आता है यूनिटी ऑफ कमांड, एस से आता है हमारा सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, एंड उसके बाद यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, लास्ट में जो सी है उससे आता है सेंट्रलाइजेशन।
अब इस 7 को कैसे याद करना ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या, मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है। तो पहला जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये जो प्रिंसिपल है ये सीधा यही बोलता है कि काम को बांटो लोगों के बीच में तो काम अच्छे से होगा। अब कोई अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंटेंट का काम दो, कोई पर्सन है जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग में भी और ज़्यादा काम बांट दो, कि किसी को सिर्फ पैकेजिंग कराओ, किसी को जो है प्रोडक्ट हैंडलिंग करवाओ, किसी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाओ। तो पूरे काम को बांट दोगे, अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क कर दोगे तो बहुत बेहतर तरीके से काम होगा। क्यों? क्योंकि एक पर्सन अगर एक ही काम को लगातार करते जाएगा तो वो उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा, और दूसरा पर्सन अगर हर एक काम कर रहा है तो उसमें किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है एक आदमी को एक ही काम दो ताकि वो एक्सपर्ट बन जाए और स्पीड में काम करे और एफिशिएंसी के साथ में काम करे। तो इसलिए ज़रूरी है डिवीजन ऑफ वर्क को, पहला प्रिंसिपल यही बोलता है। दूसरा प्रिंसिपल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि देखो, किसी भी पर्सन, अगर मैनेजर आप चाहते हो कि उसको आप काम करवाना चाहते हो कि वो लोगों से काम करवा के ले, तो ज़रूरी ये है कि हम उन्हें जो है ऑथोरिटी दें काम को कोई भी डिसीजन लेने की। ठीक है, ऑथोरिटी का मतलब यही होता है कि आपके पास ये पावर है, राइट है डिसीजन लेने का किसी भी चीज़ का। जैसे आपके पास ये पावर है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को काम से निकलवा सकते हो अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो आपके पास ऑथोरिटी है। ठीक है, अब ये ज़रूरी है कि हम हर एक पर्सन को, जो भी पर्सन है मतलब आदमी है, जो मैनेजर हो गया या फिर सुपरवाइज़र हो गया, तो उसके पास अप्रोप्रिएट नेसेसरी जो भी ऑथोरिटी है उसको दी जाए, और ऑथोरिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए। मतलब क्या कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया और उस डिसीजन से कुछ गलत हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस मैनेजर के ऊपर ही आएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना है ऑथोरिटी के साथ में। तो बोलते हैं ना फिल्मों में कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वही आपको पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है मैनेजर्स को, ताकि वो सिर्फ पावर का मिसयूज़ ना करे। कुछ अगर वो डिसीजन लेते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, तो मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटी टू टेक मैनेजर डिसीजन ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट टू इट्स गोल। कि कोई भी जो मैनेजमेंट का गोल है उसे पाने के लिए उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो कोई भी डिसीजन ले सके, किसी भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। अगर कोई काम जो कोई भी बंदा है वो काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन ले सके। तो इस तरीके से ऑथोरिटी भी देनी है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें अपने मैनेजर्स को देनी है, ताकि जो भी गोल है, ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, उसे हम पा सकें। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ये कहता है, हेनरी फोर्ड कहते हैं कि देखो, मेरे हिसाब से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ज़रूरी है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कंपनी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसकी एम्प्लॉय जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे फॉलो करनी चाहिए। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है उसे लोग फॉलो करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं हो, जैसे आपने कंपनी में रूल बनाया है कि कोई भी जो है वर्किंग टाइम पे जो है मोबाइल नहीं चलाएगा। अब लोग अगर उसका फॉलो नहीं करेंगे तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो अगर लोग रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो अच्छी है। तो डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अचीव गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो गुड डिसिप्लिन यही दिखाता है कि इफेक्टिव लीडरशिप है, इसलिए वहाँ पर डिसिप्लिन भी है। तो इसलिए ज़रूरी है डिसिप्लिन होना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, और इस प्रिंसिपल को आप छोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन रखते हो तो लोग अपना काम टाइम पे करेंगे, सारी चीज़ें टाइम पर होगी। तो डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल आता है, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड है, यूनिटी ऑफ कमांड। ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि हर एक जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए जिसको ये रिपोर्ट करे। मतलब क्या, अब जैसे यहाँ पर 3 एम्प्लॉय है तो इन 3 एम्प्लॉय जो है इनके ऊपर सिर्फ, मतलब जैसे अब ये जो एम्प्लॉय है इसका नाम मान लो अंकित है। ठीक है, बाय द वे मेरा नाम भी अंकित है। तो अंकित जो है, अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही सुपरवाइज़र होना चाहिए या फिर एक ही हेड होना चाहिए जिसको ये अपना जो है रिपोर्ट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो दो सुपरवाइज़र है या फिर दो दो मैनेजर है, अब दोनों को ये रिपोर्ट कर रहा है। जैसे मान लो ये सुपरवाइज़र है, मैनेजर है। ठीक है, अब मैनेजर इसको आकर दूसरा काम दे रहा है, सुपरवाइज़र आकर इसको दूसरा काम दे रहा है। अब ये किसका काम ले, ये सोच रहा है मैनेजर का ही काम लेना चाहिए, बट सुपरवाइज़र फिर उसको लगेगा मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगा। बट अगर सिर्फ एक ही हेड होगा जो इनको ऑर्डर दे रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं रहेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि ईच जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। एक से ज़्यादा लोग अगर रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम चाहते कोई भी डिस्प्यूट, जो भी झगड़ा झुगड़ी होती है वो ना हो, तो उसके लिए एक ही हम और मतलब एक ही सुपीरियर रहेगा हर एक आदमी के ऊपर। तो यही ये प्रिंसिपल कहता है कि सिर्फ एक ही पर्सन होना चाहिए, एक से ज़्यादा अगर रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये प्रिंसिपल यही कहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यानी यूनिटी का मतलब एक ही आदमी कमांड देने वाला होना चाहिए। ये प्रिंसिपल यही कहता है।
अब यहाँ पर ज़्यादा नहीं है एक्सप्लेन करने का, उतना ही है, उसी को एलैबोरेट किया है ज़्यादा। आप लोग चाहो तो थोड़ा सा रीड करके मतलब पेपर में ज़्यादा कंटेंट लिखने के लिए रीड कर सकते हो, नहीं तो पेपर में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, इतना बस लिखो काफ़ी रहता है। इतना हर एक पॉइंट को लिखोगे तो वो भी एक चैप्टर मतलब एक पेज पूरा भर जाता है, ठीक है, तो इतना काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल ये बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए और अपना जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए। मतलब क्या, अगर ऑर्गेनाइजेशन का दिखता है कंपनी की, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए कोई मैनेजर है और वो अगर कोई डिसीजन लेने वाला है तो वो ये ना सोचे कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉय के बारे में ना सोचे कि ये वाली लड़की मेरे को अच्छी लगती है तो इसके लिए कोई डिसीजन ले लेते हैं हमें, ठीक है। तो सिर्फ वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए डिसीजन ना ले, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पूरे ग्रुप के लिए डिसीजन ले कि बाकी लोग के लिए क्या अच्छा होगा, वो ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। वैसे ही जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए डिसीजन नहीं लेना है कि मतलब सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं है, उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी देनी है कि हमारा कंपनी के बारे में हमें पहले सोचना है, उसके बाद जाकर अपना खुद का जो भी इंटरेस्ट है उसके बारे में सोचना है। ये प्रिंसिपल यही कहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि मतलब सारे लोग जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, ये यही कहता है। इसका देखो यहाँ पर यही लिखा है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, कि एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान भी होना चाहिए। ये प्रिंसिपल यही कहता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्लान एक हेड होना चाहिए जो कि डायरेक्शन देगा बाकी लोगों को कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, वो ये बताएगा। तो एक ही मतलब मैनेजर, एक ही एक मतलब कोई भी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ये प्रिंसिपल यही कहता है कि मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनके डायरेक्ट करने के लिए एक ही हेड होना चाहिए जो कि उन्हें डायरेक्शन देगी हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, यूनिटी मतलब कि एक ही होना चाहिए और डायरेक्शन के मतलब एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, ये प्रिंसिपल यही कहते हैं। उसके बाद लास्ट यहाँ पर जो सेवन्थ हमारा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल ये कहता है, देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो अथॉरिटी पावर होती है कंपनी के अंदर वो एक ही बंदे के पास, एक ही पर्सन के पास अगर रहेगी तो उसे सेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। जैसे अगर आप मान लो कोई अपने दुकान, अपने आसपास में कोई भी अगर आप दुकान देखोगे तो वहाँ पर पूरी जो पावर होती है वो उस ओनर के पास ही होती है पूरे दुकान की, ठीक है। तो वो सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। वैसे ही अगर आप कंपनी में जाओगे किसी बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, एप्पल हो गया, तो वहाँ पर एक आदमी के पास पूरी पावर नहीं रहती, वहाँ पर सीईओ भी रहते हैं, फिर उसके नीचे डायरेक्टर्स भी रहते हैं, फिर और भी सारे मैनेजर्स रहते हैं, जनरल मैनेजर्स रहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स रहते हैं, सुपरवाइजर रहते हैं। तो हर एक आदमी में थोड़ी थोड़ी पावर सब में बांटी हुई रहती है, तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, ये कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसी भी है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो अगर आप वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन रखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन रखो, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे भी है तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का थोड़ा सा बैलेंस रखो कि आपके पास ज़्यादा पावर है और बाकी लोगों में भी आपने कुछ कुछ पावर बांट के रखी है। तो इस तरीके से अगर आप रखोगे तो मतलब इस प्रिंसिपल के हिसाब से यही है कि मतलब आपको पावर का बैलेंस रखना है, ये प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब काम बहुत अच्छे से हो पाएगा। क्यों, सबके पास पावर रहेगी तो सब अपने तरीके से डिसीजन ले पाएंगे कैसे हमारा एक जो गोल है उसे पा कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि हमारे पास सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस होना चाहिए, इस प्रिंसिपल का मेन यही मोटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हो ये जो प्रिंसिपल है इतना ही एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब यहाँ पर हमारा जो है 7 प्रिंसिपल्स तो फिनिश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो बचे हुए 7 प्रिंसिपल्स हैं अब उनको किस तरीके से याद रखना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो बाकी के जो 7 प्रिंसिपल्स हैं उनको याद रखने के लिए जो शॉर्ट कोड है वो है रोज इज़ इक्वल, ठीक है। रोज इज़ इक्वल, बस यही शॉर्ट कोड है इसका, काफ़ी सिंपल सा है। पहला दादू सक्सेस, अब रोज इज़ इक्वल, ठीक है। अब रोज जो है तो उसमें आर से रिम्यूनरेशन आता है, ओ से ऑर्डर आता है, एस से आता है स्केलर चेन, ई से आता है एस्पिरिट डे कॉप्स, एंड फिर आई जो है उससे इनिशिएटिव आता है, एस से आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, और लास्ट में जो इक्वल है उससे आता है इक्वालिटी। तो ये सारे हमारे टोटल 14 के 14 प्रिंसिपल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे, इसका मतलब क्या है प्रिंसिपल्स, तो पढ़ लेते हैं अब इसको। तो 8वां जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन है ये क्या कहता है कि हमें फेयर रेम्यूनरेशन अपने स्टाफ, अपने एम्प्लॉय को देना है। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी मतलब काम है अगर कोई भी पर्सन कर रहा है तो उसके काम के हिसाब से उन्हें, हमें जो भी मतलब उन रेम्यूनरेशन, एक फेयर रेम्यूनरेशन जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए फाइनेंशियली, ऐसा हमें
उन्हें पैसे मतलब सैलरी जो भी है उनको देना है, ताकि वो हमारी कंपनी में लंबे समय तक काम कर सके। अब फेयर रेम्युनरेशन क्या होती है, तो वो डिपेंड करता है आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी है छोटी है, उस हिसाब से फेयर रेम्युनरेशन होता है। अब ये जो फेयर रेम्युनरेशन होता है, ये हमारे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी लेवल को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। आप किसी को आप बहुत कम पैसा दोगे, ठीक है, आपको मैं बोलूँ ये काम करना है, बट आपको मैं सिर्फ 100 रुपये दिन का दे रहा हूँ, तो आप काफ़ी मतलब उतना सोचोगे नहीं कि भाई 100 रुपये ही तो दे रहा है, कौन सा बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है, जैसा पैसा देगा वैसा काम करूँगा, ठीक है, कि जैसा दाम वैसा काम करूँगा। तो अगर आपको फेयर रेम्युनरेशन नहीं मिल रहा है तो आप अच्छे से काम नहीं करोगे। बट वहीं पे अगर मैं आपको दिन का 2-3 हज़ार दे रहा हूँ, 5 हज़ार मान लो दिन का दे रहा हूँ, तो आप सोचोगे हाँ महीने का मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे, तो अब ज़्यादा मेहनत से काम करोगे। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको फेयर रेम्युनरेशन अच्छे से रेम्युनरेशन देना है, ताकि आपके जो एम्प्लॉई है वो फाइनेंशियली सेटिस्फाई रहे कि हाँ मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। अब मुझे फाइनेंशियल टेंशन नहीं है, अब मुझे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा बढ़ा सके, आगे लेके जा सके, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन को मतलब प्रिंसिपल रेम्युनरेशन को ध्यान रखना है कि रेम्युनरेशन जो है वो शुड बी फिक्सड बाय टेकिंग, अलग अलग चीज़ों को देखकर उन्हें रेम्युनरेशन को फिक्स करना चाहिए, जैसे स्किल हो गया, एक्सपर्टाइज हो गया, नॉलेज हो गया, टेन्योर होगा। आप कोई आपके पास पर्सन है, एम्प्लॉई है जो आपकी कंपनी में 15 साल से काम कर रहा है, और उसको सैलरी आप कंपेयर कर रहे हो एक जो आदमी जो 1 साल है से आया हुआ है, और दोनों को अगर आप सिमिलर सैलरी दोगे तो 15 साल वाला आदमी कितना उदास हो जाएगा कि मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ और ये सिर्फ 1 साल से आया, तब भी इसको मेरे बराबर सैलरी मिल रही है, और जबकि हमारी स्किल्स भी एक ही है। तो ये ज़रूरी है आप ये सारी चीज़ों को देख कर सैलरी दो कि किसने कितना काम किया, कितना एक्सपीरियंस है, और मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, बाकी बाकी सारी चीज़ों को देख कर फिर रेम्युनरेशन हमें देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है, ये देखो कोई भी चीज़ जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन हर एक चीज़ की कोई जगह होती है और हर एक जगह में कोई चीज़ होनी चाहिए। मतलब क्या, ये जो प्रिंसिपल ये कहता है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, कि मतलब हर एक चीज़ की जगह होती है और हर मतलब जो चीज़ है वो अपनी जगह पे ही होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल यही कहता है कि जैसे अगर आपके पास जो रिसोर्स है, जैसे कोई मटेरियल हो गया, या फिर आपके पास मशीन्स है, या फिर जो ह्यूमन रिसोर्स ही हो गए, तो इनको आपको सही जगह पे ही रखना है, सही टाइम पर ही अवेलेबल भी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें मटेरियल की, तो अगर मान लो आपके पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, आप पोटैटो चिप्स बनाते हो, ठीक है, पोटैटो चिप्स जो होती है अगर आप वो बनाते हो, तो आपके पास रॉ मटेरियल जो पोटैटो, तो ये आपके पास अच्छे से होने चाहिए स्टोर, वो भी सही जगह पे यानी वेयर हाउस में स्टोर होने चाहिए, कि ताकि कभी भी अगर शॉर्टेज पड़ती है तो फटाक से जो भी एम्प्लॉय रहेगा वो जाएगा स्टोरेज से निकाल कर लाएगा और बनाना चालू कर देगा। उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा कि किधर है रॉ मटेरियल। तो सही जगह पर हर चीज़ सही टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए, एंड साथ ही में जो सही पर्सन है वो भी सही जॉब पे भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप मान लो किसी इंजीनियर को आपने हायर किया, जैसे मैंने अभी अभी बताया था पहले, कि अगर आपने किसी इंजीनियर को हायर किया है तो उसको सही जगह पे उसको जॉब दो, यानी उसको जो भी आईटी फील्ड का जो जॉब है उसमें दो, यानी कि उसको डाटा एनालिस्ट का जॉब दो, या फिर जो भी उससे रिलेटेड काम है उससे वो करवाओ। उससे दूसरे काम मत कराओ कि उससे आप वायरिंग करवा रहे हो या फिर उससे जो है आप पैकेजिंग करवा रहे हो, तो ये सारे काम नहीं होंगे। तो राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना है, राइट रिसोर्सेज को राइट प्लेस पे रखना है, राइट टाइम पर भी, ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सके और काम बढ़िया हो सके। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब ये जो प्रिंसिपल है ये बात करता है हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, की टॉप लेवल से लेकर जो लोअर लेवल यानी कि जो सीईओ है कंपनी का या फिर जो चेयरमैन है कंपनी का, वहाँ से लेकर जो एम्प्लॉई है, तो इनके बीच में जो हायरार्की बनी हुई है कम्युनिकेशन की, ऑथोरिटी की, पावर की, तो ये किस तरीके की है उसको ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बताता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्सप्लेन इमेज में किया गया है ज़्यादा अच्छे से, तो इससे हम लोग समझेंगे। जैसे अब मान लो ये कंपनी का चेयरमैन है या फिर सीईओ बोल देते, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अब कंपनी का सीईओ, अब मैंने ये जो एक छोटा सा मान लो कोई असिस्टेंट मैनेजर है, इसको कुछ प्रॉब्लम दिखती है और ये चाहता है कि हम ये प्रॉब्लम को जो है कंपनी के सीईओ तक पहुंचनी चाहिए बात। जैसे उसको मान लो कोई आइडिया आता है कि अगर हम लोग ये काम करेंगे तो कंपनी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस आइडिया को जो है ये अगर ये सीईओ तक पहुंचाना चाहता है तो ये डायरेक्टली जाकर सीईओ के ऑफिस में जाकर नहीं बोलेगा, ये पहले अपने जो ऊपर वाले जो पर्सन है उनको बताएगा, फिर ये जैसे अब असिस्टेंट मैनेजर है तो अपने मैनेजर को बताएगा, फिर जो मैनेजर है वो जनरल मैनेजर को बताएगा, फिर जनरल मैनेजर हो सकता है तो ये डायरेक्टर को या फिर सीईओ को बताएंगे। तो इस तरीके से एक पूरा एक चेन होता है ऑथोरिटी का, पावर का। अगर मतलब ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि एक
डिसिप्लिन मेंटेन रहे, कोई भी कहीं भी जाकर उठकर चला ना जाए। तो एक डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी होती है ऑथोरिटी, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए पावर की, तो उसके लिए स्केलर चेन बनाया जाता है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि अगर मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन को फटाक से पहुँचाना है, एक फास्ट रूट ढूंढना है कम्युनिकेशन का इस स्केलर चेन में, तो एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है गैंग प्लैंक, जिसके अंदर आप डायरेक्टली उस पर्सन को जाकर आप कम्युनिकेशन करवा सकते हो। तो वहाँ पर इसे गैंग प्लैंक बोला जाता है, ठीक है, कि जब आप डायरेक्टली मतलब स्पीडी डिसीजन अगर आपको लेना है तो इसको इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो नॉर्मली जो है ये स्केलर चेन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, तो नॉर्मली जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वहाँ पर ये स्केलर चेन होता है। बड़े बड़े चेन होते हैं कि आपको पहले मैनेजर को बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर जाएगा, फिर जनरल मैनेजर के बाद डायरेक्टर जाएगा, फिर उसके बाद सीईओ के पास बात पहुँचेगी, फिर चेयरमैन के बाद बात पहुँचेगी। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है। वहीं पे कोई छोटी मोटी कंपनी रहती है तो वहाँ पर जो छोटू रहता है दुकान का, वो डायरेक्टली जाकर सेठ से बात कर लेता है, जो भी ओनर रहता है, कि देखो भाई मेरे को ये प्रॉब्लम लग रही है। तो वहाँ पर जो रहता है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि छोटी कंपनी है, छोटी दुकान है। बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, जो ट्रेडिशनल कंपनीज़ होती है, वहाँ पर काफ़ी लंबे लंबे ये स्केलर चेन होते हैं कम्युनिकेशन के लिए ऑथोरिटी वाले, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो स्केलर चेन होता है ये हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी को दिखाता है, ठीक है, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है हमारा प्रिंसिपल, वो है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डे कॉर्प्स। अब ये जो एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब होता है टीम वर्क, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल है ये एम्फेसिस करता है कि हमें टीम वर्क के साथ काम करना है, लोगों के साथ मिलजुल के काम करना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं रखना है। ये प्रिंसिपल यही कहता है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। कंपनी के अंदर आप कोई भी काम अकेले नहीं करते हो, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बिजनेस, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर टीम वर्क हो, सब एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सके, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर यूनियन के साथ में काम करें, एक म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम करें, ताकि कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कर सके, क्यों मतलब आसानी से। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो लीडर होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो टीम स्पिरिट को थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट करे, लोगों के बीच में लाए कि हाँ हमें एक साथ मिलजुल के काम करना है, आपके ही सारे ये भाई बंधु हैं, सबके साथ मिलजुल के काम करो, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मदद करो उनकी भी। तो इस तरीके से जो मैनेजर होते हैं या फिर जो भी सुपरवाइज़र होते हैं, लीडर होते हैं, वो अपने कंपनी के अंदर टीम स्पिरिट लाने का काफ़ी कोशिश करते हैं, ताकि लोग यूनियन के साथ काम कर सके, कोई भी एक दूसरे के साथ मतलब गलत ना करे। तो ये ज़रूरी है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें टीम वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि हमें अपने वर्क के अंदर इनिशिएटिव को लाना चाहिए, मतलब क्या कि हमें मौका देना चाहिए लोग कि सामने से आकर हमें कुछ वॉलंटरी करे, अपने आइडियाज़ दे सामने से आकर। तो ये मतलब फ्रीडम दे देता है एम्प्लॉयज़ को भी कि वो आप मतलब उनको पता चलता है कि हाँ हमारी भी आइडियाज़ जो है हम सामने जाकर बोल सकते हैं कि सर हमें लगता है कि अगर हम ये वाले आइडिया को फॉलो करेंगे तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर वो मान लो आइडिया अच्छा काम कर गया तो एम्प्लॉय को तो बेनिफिट मिलेगा ही, उसको प्रमोशंस मिलेगा ही, साथ में कंपनी का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये इनिशिएटिव जो है कि लोग जो है सामने से आकर वॉलंटरीली अपने से आकर जो है नए नए तरीके बताए, इनोवेटिव वे बताए, तरीके बताए, आइडियाज़ दे। तो ये जो है प्रिंसिपल यही कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कि हमें इनिशिएटिव लाना है लोगों के बीच में, कि सब लोग सामने से आकर अपना जो भी है पॉइंट ऑफ व्यू जो है, आइडिया जो है वो दे। तो मैनेजर को भी जो है ये ज़रूरी है कि जो मैनेजर है वो भी इन आइडियाज़ को, ये जो इनिशिएटिव्स है उनको वेलकम करना चाहिए। सामने से अगर कोई पर्सन कुछ बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए, अगर अच्छा आइडिया नहीं रहेगा तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए क्यों आइडिया अच्छा नहीं है, एंड देन उसको अगर लगता है आइडिया अच्छा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं लगता है तो उसको बता देना चाहिए क्यों अच्छा नहीं है, एंड देन रिजेक्ट कर देना चाहिए आइडिया को। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है। उसके बाद 13 जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब ये जो प्रिंसिपल है वो बात करता है, अब जैसे मैं एग्जांपल करूँ कि आपको मैं बोलूँ आपको जो है किसी कंपनी में सिर्फ 1 वीक के लिए काम करना है और उसके बाद वो कंपनी जो है आपको ले ऑफ कर देगी, यानी कंपनी जो है आपको निकाल देगी कंपनी से। तो ऐसे टाइम पर जो है आप मेहनत से काम नहीं करो, आप क्या बोलोगे, ठीक है 1 महीने 1 हफ्ता काम करना है, करूँगा फिर चला जाऊँगा, ठीक है। बस आप वहाँ पर काम करने जाओगे, जो भी आपको काम दिया आप करोगे, निकल जाओगे। बट वहीं पर आपको बोला जाए अब आपको ये इस कंपनी के अंदर 10 साल, अगले 10 साल तक करना है, तो आप ये नहीं सोचोगे काम करूँगा निकल जाऊँगा, अब आप ये भी सोचोगे कैसे आप बड़ी पोजीशन तक पहुँचूँगा। कि मतलब पहले अगर मान लो आपको नॉर्मल एक क्लर्क की जॉब पे आपको रखा हुआ है, तो आप सोचोगे कैसे मैं असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊँ, फिर सोचोगे कैसे मैं जो है असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर कैसे बन जाऊँ। तो इस तरीके से आपका दिमाग चलेगा, तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे, कंपनी के बारे में सोचोगे कैसे कंपनी को डेवलप किया जाए कि हम मतलब मेरा भी प्रमोशन हो सके, नए नए आइडिया कैसे दूँ।
तो अगर कंपनी जो है एक लंबे समय के लिए किसी एम्प्लॉय को रखती है, तो वो जो एम्प्लॉय है वो फिर कंपनी को अपना समझता है कि हाँ अब ये हमारी कंपनी है, मेरी कंपनी हो गई है, तो वो मेहनत ज़्यादा करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें कंपनी एम्प्लॉय जो है उसको एक टेन्योर की स्टेबिलिटी देनी है, उसको लगना चाहिए कि हमें कभी भी नहीं निकाला जाएगा, अगर हम कुछ गलत करेंगे तभी निकलेंगे। तो ये जो रिक्रूटमेंट मतलब जो भी एचआर होते हैं या फिर जो भी कंपनी होती है, उन्हें एम्प्लॉय को जो है एक लंबे समय के लिए रखना चाहिए, एक लंबे मतलब 5-6 साल के लिए ऐसे रखना चाहिए, ताकि जो है उनको जॉब सिक्योरिटी मिल सके कि हाँ मेरे को नहीं निकाला जाएगा कभी भी। फिर वो मतलब उन्हें फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, अब मुझे टेंशन नहीं है फाइनेंस का, अब मैं कंपनी के ऊपर पूरा अपना 100% दे सकता हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि मतलब उन्हें हमें लंबे समय के लिए रखना, ताकि एक बिलोंगिंगनेस का जो है वो अपने अंदर आ जाए एम्प्लॉय के अंदर। एंड उससे एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो भी कम हो जाता है। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो का मतलब ये होता है कि अब जैसे कोई साल जैसे एक साल में मान लो 100 एम्प्लॉय को आप हायर करते हो, जिसमें से हर साल जो है 50 जो है वो रिज़ाइन कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 50 का रेशियो बन जा रहा है एम्प्लॉय टर्नओवर। तो ये भी कम हो जाता है अगर आप लंबे समय के लिए लोगों को हायर करोगे तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा और लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यानी इक्वालिटी का प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि हमें सबके साथ फेयर रखना है, फ्रेंडली रहना है, और मतलब सबके साथ भेदभाव किसी के साथ भी नहीं करना है। हमें ये प्रिंसिपल यही कहता है कि जो भी वर्क होता है मतलब वर्क हो गया या फिर अथॉरिटी का जो डेलीगेशन है, यानी जो अथॉरिटी जो पावर उसको बांटने का जो चीज़ है, तो हर चीज़ आपको इक्वली आपको करनी है। यानी क्या, अगर एक डिपार्टमेंट में 2 पर्सन है, दोनों के पास एक ही रोल है, मतलब दोनों के दोनों असिस्टेंट मैनेजर ही है, ठीक है, तो दोनों को आपको सेम वर्क देना है, मतलब दोनों को बराबर काम बांटना है, आपको बराबर अथॉरिटी भी देनी है और बराबर मॉनिटरी टर्म्स यानी सैलरी भी आपको देनी है। सारी चीज़ अगर आप अच्छी तरीके से करो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच में नहीं करोगे, तो ये दिखाता है आप अच्छे लीडर भी हो और फिर वो अच्छी तरीके से काम भी करते हो। उन्हें फिर एक दूसरे से जेलसी नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, डिस्प्यूट कंपनी के अंदर नहीं होता और काम अच्छे से हो पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इक्विटी जो है यानी इक्वालिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो होनी चाहिए हर एक चीज़ के लेकर, ठीक है। तो ये इक्वालिटी जो दिस इक्वालिटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर सबको बराबर, अगर दोनों अगर एक ही रोल पर है, तो अगर उनको दोनों को अगर एक ही जैसा काम मिल रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, सबको बराबर सैलरी भी मिल रही है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और सब अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यही ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है, ओके। एंड यहाँ पर हमारा जो है पूरे 14 के 14 प्रिंसिपल ख़त्म हो जाते हैं। एंड लास्ट में यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा वापस से एक बार शॉर्ट कोड रिवाइज करवा देता हूँ। ये रोज़ इज़ इक्वल जो है हमारा ये जो 7 प्रिंसिपल है, ये रोज़ इज़ इक्वल, आर से आता है हमारा रेम्युनरेशन, उसके बाद ओ से आता है ऑर्डर, एस से आता है स्केलर चेन, ई से आता है स्पिरिट डे कॉप्स यानी टीम स्पिरिट, ओके। उसके बाद आता है आई से इनिशिएटिव, एस से आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और इक्वल से आता है हमारा इक्वालिटी, ठीक है। इक्विटी इक्वालिटी एक ही चीज़ होती है। इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा याद कर लो, या तो ये साइड का याद कर लो या तो वो साइड का याद कर लो, कोई भी साथ याद कर लो। पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 से 5 मार्क्स का ही आता है। आपको ये हेनरी फॉल के आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि राइट डाउन 4 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉल या फिर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉल, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको पूरे 14 के 14 याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट बाकी सबको बस याद मत करो, बस रीड करके रख लो कि अगर आपको क्वेश्चन आए जैसे 1 सेंटेंस वाले में मतलब एक्सप्लेन टर्म वाले में कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, तो आप फिर इतना लिखोगे बहुत है, ठीक है। इतना लिखोगे आराम से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है वो टर्म एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर मतलब कह सकते हो आधा टॉपिक तो फिनिश हो जाता है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेक्चर, अभी और है, ठीक है। अभी बाकी के टॉपिक्स बचे हुए। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अभी अभी, कि प्रिंसिपल ऑफ डैश डैश इज़ बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ये कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है कि हर एक चीज़ की एक प्लेस होती है और हर एक चीज़ अपने प्लेस पे होनी चाहिए। पहला ऑप्शन ए डिसिप्लिन, ऑप्शन बी ऑर्डर और ऑप्शन सी जो है वो इक्विटी। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अभी के अभी बताना है, जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसके हार्ट दे दूंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अभी आपको बता देना है। तो देन अब हम लोग ये फेडरिक विल्सन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में अब पढ़ लेते हैं कि इनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है। तो टेलर के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये पेपर में आने के बहुत चांसेस कम रहते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो टेलर है इनका जन्म 1856 और 1959 इनकी डेथ हो गई थी। एक अमेरिकन थे और ये एक मैकेनिस्ट है, जिन्होंने इन्होंने एक मेडिवल स्टीलवर कंपनी जो थी इसमें एज अ मैकेनिस्ट ज्वाइन किया था। और बाद में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अचीवमेंट्स लाई, जिसकी वजह से ये बाद में चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक वो पहुँच गए थे, ठीक है। तो काफ़ी इन्होंने मेहनत की है, मतलब इन्होंने भी फिर काफ़ी सारे इस
मतलब पूरे अपने सफ़र में, ये मैकेनिस्ट से लेकर चीफ इंजीनियर के बनने तक का सफ़र में इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन देखे और उसके बेस पर इन्होंने काफ़ी सारे साइंटिफिक डाटा निकाले, काफ़ी सारी चीज़ें देखी और अपने कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाए अपने बुक के अंदर, ठीक है। और वही प्रिंसिपल्स को हम लोग हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अब क्योंकि इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मेनली साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, मतलब साइंस से रिलेटेड होते थे, वो साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट को देखते थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। अब ये जो टेलर है, इनकी जो थेरीज़ है वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस रहती है, जो कि अभी मैंने बताया। तो ये किसी भी प्रॉब्लम को साइंटिफिक टेक्निक की मदद से सॉल्व करने का सोचते थे कि हमें ट्रायल एरर नहीं, मतलब ये कहते थे कि हमें रूल ऑफ थंब और ट्रायल एरर के ऊपर नहीं बेस करना चाहिए, हमें साइंटिफिक डाटा के हिसाब से जो है कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो ये मतलब इनका यही कहने का मतलब था कि हम साइंटिफिक तरीके से कोई भी डिसीजन लेना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। अब यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है टेलर के हिसाब से वो यहाँ पर दी गई है, इसको याद कर लेना, पेपर में लिख दोगे काफ़ी अच्छा रहेगा अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो। कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू, मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसे क्या चाहिए, वॉन्ट मेंट टू एग्जैक्टली डू, कि मतलब आपको क्या चाहिए लोगों से करवाना, आपको क्या करवाना है, ये मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। एंड सीइंग इट दैट दे डू इट बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर, कि मतलब और ये आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करवाना है लोगों से, एंड वो लोग वो काम बेस्ट और चीपेस्ट मैनर में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपको ये देखना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको उन्हें गाइड करना है कि आपको किस तरीके से आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो कि कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो इनका यही मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट था, ठीक है। अब यहाँ पर इसको याद रखने के लिए भी मैंने शॉर्ट कोड बनाया है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को याद रखने के लिए। काफ़ी सिंपल सा है, HSC DMD, ठीक है। बस 6 ही यहाँ पर पॉइंट है, HSC DMD कि आपका HSC का एग्ज़ाम है, एंड एक DMD आपको वर्ड याद रखना है, DMD, ठीक है। आप DM करते हो ना, किसी को मैसेज कर देते हो इंस्टाग्राम पे, तो DMD आपको इस तरीके से याद रखना है, ओके। अब यहाँ पर HSC DMD आपको याद रखना है। H से आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये टीम स्पिरिट की ही बात करता है एक तरीके से कि हमें झगड़ा नहीं करना है, हार्मनी रखनी है, कोऑर्डिनेशन, एक साथ मिलजुल के काम करना है। ये प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो काम नहीं हो पाएगा, सब एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे तो ही हम अपना जो भी डिज़ायर्ड गोल्स है, सक्सेस है, उसे पा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है हार्मनी रहे कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे मतलब मैं आपको बोलूँ कि कोई काम करने में, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है, प्रोजेक्ट आपको मिला है 100 पेज का, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलूँ भाई बताओ कितना टाइम लग जाएगा आपको लिखने में, तो आप ज़्यादा बोलोगे 1 हफ्ते में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये आपने रूल ऑफ थंब से बताया, आपको लगा कि हाँ 1 हफ्ते में तो हो जाएगा, 1 वीक तो लग ही जाएगा इसको करने में, अंदाज़ा से बोला, आपको आइडिया नहीं है सही में कितना लगेगा या फिर इससे कम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये रूल ऑफ थंब होता है। बट अगर अब वहीं पर आपने देखा कि 1 पेज लिखने में मैं 5 मिनट लगा रहा हूँ और ऐसे ही 10 पेज लिखने में मैं मतलब 50 मिनट लगा दे रहा हूँ, तो टोटल कितना टाइम लगा आपने कैलकुलेट किया और फिर आपने बताया कि कब मेरे को जो है 2 दिन लगेगा। तो इस टाइम पर देखोगे तो अब ये जो आपने आंसर दिया ये साइंस की मदद से, आपने डाटा की मदद से निकाल के बताया। तो ये जो मतलब हमारे जो टेलर है वो यही कहते हैं कि हमें रूल ऑफ थंब पे नहीं जाना है, हमें साइंस की मदद से कोई भी डिसीजन लेना है, ये यही कहते हैं, ठीक है। यही बोला गया है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, हमें रूल ऑफ थंब को नहीं मानना है, हमें जो है इस रूल ऑफ थंब को सब्स्टिट्यूट कर देना है, चेंज करके हमें जो है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क करना है। यानी कि वर्क को एनालाइज करो कि किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगता है, फिर एक स्टैंडर्ड बना दो कि इस काम को करने में अगर इतना टाइम लगता है तो टोटल काम करने में कितना लगेगा, मतलब कोई भी काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम कितना लग रहा है इसको ढूंढो, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना लगेगा, मतलब 1 घंटे में कितना काम हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आपको जो है एनालाइज करना है, वर्क को पता करना है और फिर उस हिसाब से लोगों से काम करवाना है। आपको पता चल जाता है 1 घंटे में जो है लोग 50 जो है प्रोडक्ट पैकेज कर दे रहे हैं, तो आपको लोगों को बता देना है कि देखो भाई 1 घंटे में लोग 50 कर दे रहे हैं तो आपको भी 50 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि कोई कम काम भी नहीं करेगा, कोई ज़्यादा काम भी नहीं करेगा, सब आराम से अपना अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यही ये प्रिंसिपल जो है मतलब कहता है कि टेलर तो ये भी कहते हैं कि जो छोटे से छोटा जो काम होता है, जैसे अनलोडिंग लोडिंग का जो काम होता है, उसमें भी हम ये साइंटिफिक प्लानिंग कर सकते हैं कि 1 घंटे में अगर इतने जो बॉक्स जो है अगर लोड हो जा रहे हैं तो पूरे जो मतलब हमारे पास जैसे 1000 बॉक्स है तो कितना टाइम लगेगा, इसको भी आप प्लान कर सकते हो इन साइंटिफिक रूल्स की मदद से, साइंटिफिक मैनेजमेंट की मदद से। तो ये इनका दूसरा प्रिंसिपल है, हमें रूल ऑफ थंब नहीं मानना है, हमें साइंस की मदद से करना है।
उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल कहते हैं कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये वही है कि मतलब जैसे हमारे हेनरी फोर्ड में था ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपको नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को फॉलो करना है। तो यहाँ पर भी यही है कि मतलब आपको इंडिविजुअलिज्म अपने ऊपर खाली अकेले अकेले काम नहीं करना है, आपको टीम स्पिरिट के साथ में काम करना है, ट्रस्ट के साथ में, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ में काम करना है और कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करना है। मतलब कोई यूनियन में काम कर रहे हैं, सब मिलजुल कर काम करो, अकेले अकेले काम मत करो, यही ये प्रिंसिपल कहता है। अब जैसे अगर मान लो एम्प्लॉय जो है वो अकेले अकेले अपना काम कर रहे हैं, तो अब जैसे मैनेजर ने बोला कुछ, ठीक है, मैनेजर ने बोला भाई ये काम कर दे, और एम्प्लॉय जो है वो बोलता है मैं नहीं करेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा रहता है ना एटीट्यूड की, नहीं करूँगा, जा, मैं क्यों करूँ ये काम, मैं नहीं करूँगा, दूसरे को बोल करने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपरेशन दोनों के बीच में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो मैनेजर है वो कुछ गलत करे एम्प्लॉयज़ के लिए कि भाई सब काम ये करके जाओगे तभी जाकर तुमको जो है पैसे मिलेंगे, नहीं तो पैसे काट दूंगा तुम्हारा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और एम्प्लॉयज़ को भी ऐसा नहीं बेफालतू में स्ट्राइक पे लगे कि मतलब स्ट्राइक पे लग गए कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ ज़्यादा, नहीं तो हम लोग काम नहीं करेंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सबको कोऑपरेशन के साथ में काम करना चाहिए, ये प्रिंसिपल यही कहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि आप देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेजर प्लानिंग होती है वो टॉप लेवल या मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट है वो करती है, ठीक है। जैसे आप सीईओ हो गए या फिर जो डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर जो जनरल मैनेजर्स हो गए, तो इन लोग जो है प्लानिंग करते हैं और इनका यही काम होता है कि प्लानिंग करना और देखना कि वो प्लान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लान बनाने की। और जो एम्प्लॉयज़ होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करना, यानी इस प्लान को जो है रियलिटी में चेक करना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब उसको एग्जीक्यूट करने का काम एम्प्लॉय का होता है। तो दोनों के दोनों अपने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना चाहिए। अगर ये प्लान अच्छे से नहीं बनाएंगे तो एम्प्लॉय भी अपना एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है ये भी अपना काम अच्छे से करे और एम्प्लॉय भी अपना एग्जीक्यूशन अच्छे से करे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से हो सके। तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैंने जो टॉप और मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट है वो अपना काम करे, यानी अपना प्लानिंग करे, और जो एम्प्लॉयज़ है वो उसका एग्जीक्यूशन करे अच्छे से, तो सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो होता है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब वही बिहेवियरल चेंज करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर है, यानी जो मैनेजर है और जो एम्प्लॉय है, दोनों का एक मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। वो ये सोचना चाहिए, अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सब के सब ये देखना चाहिए कि हमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, कि हमें ये सोचना है कि हम सब जो है मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हम सब इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, सब इक्वल है। मतलब एम्प्लॉय मैनेजर जो है वो ये भी ना सोचे कि भाई ये तो कोई हमाल है, इसको क्या ज़्यादा करो, ठीक है, इसको इज्जत क्या देने का, मारो भगाओ इसको। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबके साथ एक रिस्पेक्ट के साथ में सबको ये सोचना चाहिए कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इक्वल पार्ट है। तो इस तरीके से अगर मेंटल रिवोल्यूशन होगा तो सब एक बिलोंगिंगनेस रहेगी और सब मिलजुल कर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव करने में मदद करेंगे कोऑपरेशन के साथ में। तो ये मेंटल रिवोल्यूशन ये प्रिंसिपल कहता है कि मेंटल रिवोल्यूशन करना है। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा, थोड़ा क्या करें, ठीक है, उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते, दूसरे लोग अब नॉइस कर रहे, कितना बोलेंगे नहीं समझ रहे, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा सिक्स्थ जो लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल ये कहता है कि देखो ज़रूरी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप बोलोगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि इसके एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनना है तो ज़रूरी है कि उसके एम्प्लॉय भी अच्छे हो, स्किलफुल हो, ज़्यादा उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हो। और उनकी कैपेबिलिटी और स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो, उन्हें नए नए मशीन सिखा सकते हो, तो स्किल्स उन्हें बता सकते हो, सिखा सकते हो, जिसकी मदद से एम्प्लॉय का स्किल बढ़ेगा तो उससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपलिफ्ट होगा। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ग्रेटर एफिशिएंसी के लिए और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी के लिए ट्रेन करना चाहिए, डेवलपमेंट उसका करना चाहिए। तो यही ये प्रिंसिपल कहता है कि मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि एम्प्लॉय जो है वो प्रॉपर मतलब नए नई चीज़ों को सीख सके और उसकी स्किल्स बढ़े और उसकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी मतलब वो भी आगे चल के मतलब और ज़्यादा अच्छा कर सके किसी काम को। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है। उसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है, जो हमारा
टेलर के जो मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि अब कौन से तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट को करने की, ठीक है। जैसे अभी हमने प्रिंसिपल्स की बात की कि कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना है। अब कौन से तरीके होते हैं जिससे आप जो है मैनेजमेंट को बेटर कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आप जैसे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, आप जो है सेल्स को बढ़ा सकते हो। तो ये टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ठीक है। इसको याद रखना, ये पेपर में नहीं आता है, नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। बस ये आपको वन सेंटेंस वाले में आ सकता है, एक दो टॉपिक्स इसके आ सकते हैं, जैसे आपको बोला जाएगा एक्सप्लेन करो, वर्क स्टडी, तो इस तरीके से आपको एक टॉपिक सिर्फ आ सकता है। तो इसलिए रीड करके जाओ, आपको पूरे ये शॉर्ट कोड नहीं भी याद करके चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको लाइन लाइन से सारी चीज़ें नहीं लिखनी है पेपर में। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका जो शॉर्ट कोड है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एसएसडी सेफली वर्किंग, आपके पास एक एसएसडी है जो सेफली वर्क कर रहा है, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। ओके, इसका टेक्निक, तो एसएसडी सेफली वर्किंग, एस से आएगा हमारा साइंटिफिक टास्क सेटिंग, कि आपको जो है टास्क सेटिंग जो है वो साइंटिफिक तरीके से करना है। मतलब क्या, आपने देखो कोई भी क्रेडिट कार्ड जो कंपनी होती है ना, वो डेली, जैसे आपने सेल्स, अगर आपने कभी सोचा होगा कि सेल्स में चलते आपने कभी इंटरव्यू दिया होगा, तो वहाँ पर आपको टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपको दिन भर में जो है, या फिर हफ्ते भर में जो है, या महीने भर में आपको इतने सेल्स कर देने हैं। जैसे आपको जो है 50 कार्ड्स जो है वो सेल्स कर देने हैं एक हफ्ते में या फिर एक महीने में, तो पर मंथ आपको 50 कार्ड सेल कर देना, तो ये टारगेट आपको दी जा रहे हैं। तो ये आपकी टास्क सेटिंग की जा रही है। अब ये किस बेसिस पे की जा रही है, ये पास्ट हिस्ट्री पे देखा जा रहा है कि नॉर्मली एवरेज एक जो एम्प्लॉय है वो 50 से 60 तो बेच ही देगा, अगर वो अच्छे से काम करेगा तो, ठीक है। अगर वो वेला बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ, कुछ कर ही नहीं रहा है, तब तो वो 10 भी बेच दे बहुत है, बट नॉर्मल एक एम्प्लॉय जो है वो 50 से 60 बेच देता है। तो इस हिसाब से आपकी एक टास्क सेटिंग की जाए, ताकि आप अच्छे से काम करो, आप मतलब फालतू में भी ना बैठो, और आप बहुत ज़्यादा आपसे भी काम ना करवाया जाए, तो आपको नॉर्मल एक एवरेज काम करवाया जाए, ताकि आप एक एफिशिएंटली काम भी करो। तो इस तरीके से आपको टास्क सेटिंग की जाती है कि आपको बोला जाएगा नॉर्मली इतना हो जाता है, तो आपको भी 50 जो है कम से कम महीने भर में आपको इतना टारगेट है अचीव करना है, नहीं करोगे तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी। तो इस तरीके से एम्प्लॉय जो होते हैं, जो अंडर वर्क कर रहे हैं, वो और काम करने लग जाते हैं, और जो एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, तो वो इंसेंटिव्स के लालच में और ज़्यादा काम करने लग जाते हैं कि मैंने तो अपना टारगेट पूरा कर दिया, अब ऊपर और जितना काम करूँगा वो एक्स्ट्रा मेरे को कमाई होगी। तो टास्क सेटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता करना है, फिक्स करना है कि एक फेयर डे में कितना वर्क आपको एक एम्प्लॉय से करवाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। मतलब आपको राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करना है, यानी ये एचआर का बात कर रहा है कि आपको कोई भी पर्सन जो है, किसी भी पर्सन को हायर नहीं करना है, आपको राइट पर्सन को जो है राइट जॉब के लिए ही हायर करना है। एक साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स, आपको कैसे लोग चाहिए, और उस हिसाब से आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। किसी भी भेदभाव नहीं करना है, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इम्पार्शियल वे से आपको लोगों को नहीं हायर करना है। अगर आपको जो रिक्वायरमेंट है और उस पर्सन के अंदर वो है सारी चीज़ें, तो आप उस पर्सन को हायर कर सकते हो। ये प्रिंसिपल यही कहता है। आपको साइंटिफिक सिलेक्शन करनी है, और उसके बाद फिर उसको प्रॉपर जो भी ट्रेनिंग है वो आपको देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, तीसरा जो हमारा टेक्निक है वो है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। ये जो टेक्निक है ये हमारा कह सकते हो एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि आप दिन भर कितना भी काम करो, आपको मैं सिर्फ 500 रुपये दूंगा, वहीं पर मैं आपको इतना ये बोलूँ, अगर आप दिन भर 100 प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको 500 मिलेगा, बट अगर आप 100 से जितना भी अब आगे बनाओगे तो हर एक प्रोडक्ट का आपको एक्स्ट्रा 10 रुपये मिलेगा। तो अगर मान लो आप और 100 प्रोडक्ट बना दिए, या फिर और बस 10 प्रोडक्ट भी बना दिए, तो आपको और 100 रुपये यानी 600 रुपये अब आपको मिलेंगे टोटल। तो ये पीस वेज रेट मतलब प्लान यही होता है कि आप जितना प्रोडक्ट बनाओगे, जितना पर यूनिट बनाओगे, उतना एक्स्ट्रा आपको पैसे मिलेंगे, हर एक पीस का आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब ये जो टेक्निक है ये बात करता है कि हमें टूल्स एंड इक्विपमेंट को स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए। यानी क्या, जैसे अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि आप एक लिमिट बना देते हो कि कितनी चीज़ों को करने में क्या लगता है। जैसे अगर कोई काम करने में 1 घंटा लगता है, आपने स्टैंडर्ड बना दिया कि ये काम करने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। और उस काम को करने के लिए, जैसे अब कोई भी एक पैकेट पोटैटो चिप्स बनाने के लिए आपको कितना ग्राम मटेरियल लगता है, वो आपने लगा दिया कि इतने ग्राम जो है पोटैटो लगते हैं। तो आप एक स्टैंडर्ड बना देते हो कि कोई भी काम करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितने रिसोर्सेज लगते हैं, और कितना मैन पावर लगता है। तो इससे आप वेस्टेज नहीं होता है,
और कह सकते हो इससे ज़्यादा लोग भी आप नहीं डालते या फिर कम लोग भी नहीं डालते। अब जैसे मान लो किसी काम को करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है और आपको पता नहीं और आपने एक ही आदमी को भेज दिया, तो वो मेहनत कितना करेगा, बहुत ज़्यादा थक जाएगा वो आदमी। और वहीं पर किसी काम को करने के लिए एक ही आदमी की ज़रूरत है, वहाँ पर आपने 3-3 लोगों को भेज दिया, तो वहाँ पर फिर एक्स्ट्रा लोग होने की वजह से काम बहुत ज़्यादा, मतलब आपने रिसोर्सेज को वेस्टेज फिर कर दिया। आपने एक्स्ट्रा लोगों को वहाँ पर भेजकर जो कि दूसरा काम कर सकते थे उनको आपने वहाँ पर भेज दिया, तो वहाँ पर फिर टाइम वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इक्विपमेंट या फिर टूल्स या फिर जो भी रिसोर्सेज है कंपनी का, उनका स्टैंडर्डाइजेशन कर दो, यानी कि पता करो कि कोई भी काम करने में कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, कितना काम लग रहा है, कितने टाइम में हो जा रहा है। ठीक है, कि टेलर एडवोकेट करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, कि हमें वर्क इन्वायरमेंट को स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए कि कौन सा मेथड हमें इस्तेमाल करना है, जिससे कम से कम वेस्टेज हो, स्पॉइलेज हो, मटेरियल का कॉस्ट भी कम से कम हो प्रोडक्शन का, और वर्कर्स भी ज़्यादा थके ना, उनको भी इस तरीके से क्वालिटी वर्क करवाना है। तो ऐसा आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन हर चीज़ का कर देना है। आपको एक अच्छा मेथड भी इस्तेमाल करना है, अच्छा प्रोडक्शन भी करना है, आपको वेस्टेज भी नहीं करना है, जितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उतनी ही मटेरियल का यूज़ करना है। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है। ठीक है, ये एक बार आ चुका है हमारे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के ही नॉर्मल टॉपिक्स आते हैं। और नॉर्मली देखोगे इस चैप्टर से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो टेलर्स के जो टेक्निक्स है वहीं से आते हैं, जो प्रिंसिपल्स है वहाँ से नहीं आते। तो ये आपको थोड़ा पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। आपको पूरा ये शॉर्टकट की वजह से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पॉइंट समझ लो। और पेपर में अगर आपको आया कि एक्सप्लेन, ये 1 वर्ड जो है इसको, ये टर्म को एक्सप्लेन करने को बोला जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, तो आप इसको इतना लिखोगे, मिल गया आपको 2 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो टेक्निक होती है वो होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो कंसेप्ट है ये कहता है कि देखो, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है टेलर के हिसाब से हमें उसे 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक होता है प्लानिंग वाला हिस्सा और एक होता है एक्चुअल जो वर्क होती है वो वाला, यानी इम्प्लीमेंटेशन वाला हिस्सा। ठीक है, तो टेलर यही कहते हैं कि दोनों को बांट दो और हर एक हिस्से में 4-4 लोगों को डाल दो, यानी प्लानिंग में 4 लोग होने चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन में भी 4 लोग होने चाहिए। इस तरीके से अगर हम लोग बांट देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम होगा। ठीक है, कि प्लानिंग में जो है हम लोग को 4 लोग रखने हैं। जैसे कि पहला एक रूट क्लर्क होगा। रूट क्लर्क ये बताएगा कि प्लान को किस तरीके से, एक रूट बताएगा, रास्ता बताएगा कि किस तरीके से हमको क्या चीज़ करनी है, कि टेल हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अदर। मतलब एक रूट आपको रास्ता बताएगा कि कैसे आप काम को करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक किस तरीके से हम पहुँच सकते हैं, इसको ये बताएगा। फिर एक होगा इंस्ट्रक्शन क्लर्क, जो कि जितने भी इंस्ट्रक्शन ये रूट क्लर्क बता रहा है उसको रिकॉर्ड करेगा, बताए मतलब लिख के रखेगा कि ठीक है, हम लोग इस प्रोसीजर को लिख के रखेगा कि पहले हम लोग ये करेंगे, उसके बाद ये वाला स्टेप करेंगे, फिर ये करेंगे, इससे हमारा जो भी गोल है वो अचीव हो पाएगा। तो इंस्ट्रक्शन क्लर्क का काम है रिकॉर्ड करना इंस्ट्रक्शंस को। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो रहता है उसका काम होता है डिटरमाइन करना कि अब ये जो रूट बताया गया है और ये जो इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं इसके हिसाब से कितना टाइम और कितना जो कॉस्ट है वो लगेगा काम को करने में। उसका काम ये है बताना कि कितना खर्चा लगेगा और कैसे इसको और कम किया जा सकता है। एंड लास्ट में जो डिसिप्लिन वाला जो पर्सन रहेगा ये डिसाइड करेगा, ये देखेगा कि जितने भी हमने रूट बनाए हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं वो फैक्ट्री के रूल यानी कि जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रूल के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यानी कि आपने कुछ ऐसा नहीं प्लान बनाया जिसमें आप वर्कर को अब्यूज़ कर रहे हो, उससे बोलोगे 12-12 घंटा अगर हम लोग एम्प्लॉय से काम करवाएंगे तो हमारे गोल अचीव हो जाएंगे, तो आप ऐसा नहीं करवा सकते क्योंकि कंपनी का जो मतलब रूल है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये जो डिसिप्लिन वाला जो क्लर्क रहेगा इसका यही काम है कि वो ये देखना कि ये जो प्लानिंग इन लोग कर रहे हैं वो रूल जो है फैक्ट्री का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का उसे फॉलो करके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद अब दूसरा जो है, जो दूसरा पार्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन लेवल में, वहाँ पर भी 4 फोरमैन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है गैंग बॉस। ठीक है, गैंग बॉस जैसे नाम ही है कि ये बॉस है, तो इसका यही काम होता है देखना कि सही में काम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका मेन काम यही होता है कि यही काम करवा कर रखेगा। ठीक है, जैसे जो हमारा मेन सुपरवाइज़र होता है या फिर जो मैनेजर होता है जो काम करवाता है कि जा भाई तू ये काम कर, तू वो काम कर, तो ये एक्चुअली में जो प्लान बन के आया हुआ है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ये गैंग बॉस कराता है। ठीक है, इसलिए उसको गैंग बॉस भी बोलते हैं कि इसका ही काम, यही सारा काम करवाता है। उसके बाद होता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम होता है ये देखना कि जो भी ये काम करवा रहा है गैंग बॉस वो टाइम पर कंप्लीट हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर टाइम पर नहीं हो रहा है तो वो जाकर गैंग बॉस को बोलेगा कि देखो प्लान बना था इस काम को करने में 1 दिन का, पर तुमने 1.5 दिन ले लिया, तो इसको कैसे करके कम करने का ट्राई करो कि कैसे काम को जो है और जल्दी किया जा सके। तो स्पीड बॉस का काम ये देखना होता है कि वर्क जो है वो कंप्लीट स्पेसिफिक टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर रिपेयर बॉस होता है। रिपेयर बॉस का काम ये होता है देखना कि अगर कोई मतलब कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड या फिर कोई भी मशीन अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसका मेंटेनेंस करना, उसको सही करने का काम रिपेयर बॉस कराता है कि इनका काम स्मूथली चलते रहे, कहीं भी रुकावट ना आए।
एंड लास्ट में जो पर्सन होता है वो होता है इंस्पेक्टर। इसका काम ये होता है देखना कि जो भी ये गैंग बॉस और स्पीड बॉस जो है इन लोग काम करवा रहे हैं वो टाइम पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी हमने स्टैंडर्ड बनाए थे, प्लान बनाया था, वो हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये फिर अपर जो लेवल के लोग हैं उनको फिर रिपोर्ट करेगा कि आपने ये प्लान बनाया था बट इस तरीके से काम नहीं हो पाया और अलग ही काम हो गया, ठीक है। तो फिर वो उस हिसाब से जो भी मतलब रिपोर्ट है वो ऊपर देगा, जो टॉप लेवल वाले लोग हैं उनको, इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर काम यही है, ये इंश्योर करना कि जो भी काम है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ, प्लान के हिसाब से। उसके बाद लास्ट यहाँ पर जो टेक्निक है वो है वर्क स्टडी, ठीक है। अब वर्क स्टडी का मतलब होता है, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप कोई भी काम देने वाले हो लोगों को, वर्क फोर्स को, तो वर्क को देने से पहले पहले आपको एक प्रॉपर वर्क स्टडी करनी चाहिए कि कोई भी काम करवाने जा रहे हो। अब जैसा कोई मैनेजर है वो आपको बोल रहा है कि चलो भाई काम चालू कर दो, तो पहले उसे ये पता होना चाहिए कि कोई भी वर्क को करने में कितना टाइम लगता है। मतलब क्या कि अब जैसे मैंने आपको बोल दिया काम करो, बट मुझे पता होना चाहिए काम करने में कितना टाइम लगता है, ताकि मैं आपसे सवाल पूछ सकूं अगर कल को अगर आप लेट काम करके देते हो तो आपको पता भी तो होना चाहिए लेट काम हुआ तो वो सही में लेट हुआ या उतना टाइम लगता ही है काम को करने में। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने वर्क को स्टडी आप करो। और वर्क को स्टडी करने के लिए यहाँ पर 4 मेजर्स बताए, 4 टेक्निक्स बताई गई है जिसकी मदद से जो है आप वर्क को स्टडी कर सकते हो। एक होता है मतलब टाइम स्टडी, एक होता है मोशन स्टडी, एक होता है मेथड स्टडी और लास्ट होता है फैटिग स्टडी। तो ये वर्क स्टडी के 4 कह सकते हो टेक्निक होती है जिसकी मदद से अपने वर्क को आप स्टडी कर पाते हो। पहला होता है टाइम स्टडी। ये जो टेक्निक होती है ये ऑब्जर्व करता है, रिकॉर्ड करता है कि कोई भी एम्प्लॉय को कोई भी काम जो दिया गया है उसको करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। मतलब ये हेल्प करता है। ये कह सकते हो एक जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको फिक्स करने में हेल्प करता है टाइम स्टडी। आपको पता चलता है कि 1 घंटे में एम्प्लॉय जो है ये काम कर देता है, ठीक है। तो आप एक स्टैंडर्ड बना देते हो कि आपको हर 1 घंटे में जो है ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो टाइम स्टडी आपको स्टैंडर्ड टाइम जो है उसको फिक्स करने में मदद करता है। यहाँ पर मेनली यही होता है, आप ऑब्जर्व करते हो टेक्निक के अंदर कि एक एम्प्लॉय को कोई भी काम करने में कितना टाइम लग रहा है और उस हिसाब से फिर एक स्टैंडर्ड आप बना देते हो कि हर एक काम जो है इतने टाइम में हो जाना चाहिए सबको। उसके बाद नेक्स्ट होता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में यहाँ पर आप ये अलग अलग मेथड्स को देखते हो कि कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट क्वालिटी का मतलब बेस्ट होता है, जिससे आपको क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी मिले। कि मतलब आपको एक ऐसा मेथड आपको ढूंढना है। बहुत सारे देखो कोई भी प्रोडक्शन करते हैं लोग कंपनी के अंदर, अलग अलग तरीके होते हैं प्रोडक्शन करने के। अब जैसे आप पहले जो है प्रोडक्ट को जो है मतलब एक ही साथ सारे एक पर्सन को जो है आप प्रोडक्ट को बनाने का भी काम दे दो, उसको पैकेज करने का भी काम दे दो। एक ये मेथड होता है। एक मेथड होता है डिवीजन ऑफ वर्क, कि आप पहले उसको बोलो सिर्फ प्रोडक्ट बनाएगा एंड दूसरा पर्सन जो रहेगा उसको सिर्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, एंड तीसरा पर्सन जो रहेगा उसको पैकेज करेगा और चौथा पर्सन जो रहेगा वो लोडिंग करेगा। तो अगर आप इस तरीके से मतलब अलग अलग टेक्निक्स होती है प्रोडक्शन करने की भी, अलग अलग काम करने की अलग अलग टेक्निक्स होती है, मेथड्स होते हैं। तो ये जो मेथड स्टडी है यहाँ पर आप यही कर रहे हो टेक्निक के अंदर कि आप अलग अलग जो मेथड्स है टेक्निक्स जो है उनकी स्टडी करते हो, देखते हो कि कौन सा मेथड जो है वो काम को सबसे पहले कंप्लीट कर देता है, वो भी बेस्ट क्वालिटी में और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ में, यानी कम खर्चों में सबसे अच्छी क्वालिटी का काम कौन सा मेथड करके देता है। और फिर उस मेथड को ही आप स्टैंडर्ड बना देते हो कि हम इसी मेथड की मदद से काम करेंगे। तो ये कह सकते हो ये जो मेथड स्टडी जो है ये मदद करता है आप, फिर इससे आपकी टाइम भी बचती है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, रॉ मटेरियल भी आपका कम लगता है और एक मतलब कह सकते हो यूटिलिटी रिसोर्सेज आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाते हो। तो ये मेथड स्टडी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट को बचाने के लिए और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये मेथड स्टडी। आपको पता चल जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल होता है इस मेथड स्टडी की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक होता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी ये बताता है, अब जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट मान लो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मशीन है, 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 एक एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहा है, तो इसको यहाँ का जो रिसोर्स है यहाँ पर लेके जाना होता है। तो इस तरीके से आपका पूरा लेआउट है। तो ये जो मोशन कर रहा है आदमी, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, या फिर कोई भी जो एक सीक्वेंस है काम करने का, पहले से यहाँ चीज़ें आ रही है, फिर यहाँ से आपको यहाँ लेके जाना है। तो ये जो मोशन का पूरा टाइम लग रहा है, टाइम टेकन हो रहा है जो भी मोशन करने में, काम करने में, तो ये कितना लग रहा है आपको चेक करना है इस स्टडी के अंदर। एंड अगर आप इसको सीक्वेंस को अगर आप चेंज कर दो तो क्या टाइम कम लगेगा या फिर क्या चीज़ें कम हो सकती है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे हो सकता है। तो ये मोशन स्टडी के अंदर यही देखा जाता है। जैसे लिखा भी हुआ है कि द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स कि जो भी मूवमेंट एम्प्लॉय कर रहा है एज वेल एज जो मशीन कोई भी मूवमेंट कर रही है, तो उनकी मतलब वो जो भी काम करे उनकी कितनी इंपॉर्टेंट है। और कोई अगर
कह सकते हो जो पूरा एक सिस्टम है उसके अंदर अगर कोई ऐसा एक स्टेज है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि फालतू का है, तो ऐसे अननेसेसरी जो मोशंस है उनको निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी लाया जाता है इस मोशन स्टडी की मदद से। तो ये मोशन स्टडी यही होता है। जैसे अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, अब जैसे कोई मशीन है यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर आप इस मशीन को ट्रांसफ़र करके यहाँ पे रख दो तो एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी काम कर पाएगा, बार बार उसे उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये मोशन स्टडी जो है ये अननेसेसरी जो मोशंस होते हैं उनको एलिमिनेट करने का काम करता है। इसके बाद लास्ट यहाँ पर होता है फेटिक स्टडी। अब फेटिक का मतलब होता है थकावट, ठीक है, कि कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो ये जो फेटिक स्टडी है ये इसी को स्टडी करता है कि कोई भी एम्प्लॉय कितना काम करने के बाद थक जाता है, कितनी देर काम करने के बाद थक जाता है। जैसे कि अगर मान लो आप सुबह 7:30 बजे काम करने आते हो और कंपनी देखती है आप जो है 11 बजे तक बहुत थक जाते हो, तो आपको एक काम करते हैं 11 बजे का ब्रेक दे देते, 11 से लेकर 11:30 का आपको ब्रेक दे देते, यानी आधे घंटे का आपको ब्रेक मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा ब्रेक आपको देखते हैं कि उन लोग अब देखते हैं कि आपको फिर से वापस से आप 2:30 के टाइम तक आपको वापस थकावट हो जा रही है, यानी हर 2.5 घंटे में आप जो है हर 2.5 घंटे में आप थक जा रहे हो, तो आपको 2.5 घंटे में ब्रेक दे दी जाएंगे कि आपको फिर 2:30 बजे बाद 2:30 बजे एक और आधे घंटे का आपको ब्रेक दे दिया जाएगा। उसके बाद 2:30 बजे बाद वापस से जब 6:30 बज जाएगा, 6:30 नहीं सॉरी 5:30 बज जाएगा, तो अब क्योंकि 5:30 बजे फिर आपका टाइम ही ख़त्म हो, आपकी छुट्टी हो जाएगी, तो आप घर पे ही चले जाओगे। तो इस तरीके से आपका ब्रेक का टाइम जो है अच्छी तरीके से फिक्स किया जाएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप थको ना, ठीक है, मतलब कम से कम आप थक सको। तो ऐसा आपका ब्रेक जो है वो डिसाइड किया जाएगा इस फैटिग स्टडी की मदद से। तो ये जो फैटिग स्टडी रहता है ये यही करता है, इसका टारगेट यही रहता है कि हम कैसे मतलब सफिशिएंट ब्रेक दे सके अपने एम्प्लॉय को, वो भी उनके ऊपर ज़्यादा टारगेट प्रेशर भी ना हो, उनका जो वर्क मतलब काम उनको आराम करने को कितना कम ज़्यादा से ज़्यादा दे सके हम। तो ये फैटिग स्टडी का यही काम होता है कि हमें ये देखना है कि एम्प्लॉय कितने समय बाद, जैसे 2.5 घंटे बाद जो है हर एक एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है काम लगातार करने के बाद, तो उसको आधे घंटे का ब्रेक दे दो, फिर वापस 2.5 घंटा काम करेगा, फिर वापस आधे घंटे का ब्रेक दे दो। तो इस तरीके से अगर 2.5 घंटे का काम करवाएंगे तो पूरा जो एम्प्लॉय वो 9 घंटा अपना काम करके घर पर चला जाएगा। तो ये जो फैटिग स्टडी जो है ये मतलब एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करती है, एम्प्लॉय बिना थके काम कर पाता है क्योंकि हर 2.5 घंटे में उसको आधे घंटे का ब्रेक मिल जा रहा है इसलिए। तो ये फैटिग स्टडी यही काम करती है, ठीक है। और ये पेपर में मोशन जो वर्क स्टडी जो है ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये आपको पेपर में ये भी 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, नहीं तो कभी कभार तो ये 5 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। 5 नहीं आता है, नॉर्मली आपको 4 मार्क्स के लिए ही आता है कि आपको बोला जाएगा एक्सप्लेन वर्क स्टडी। तो फिर वहाँ पर आपको वर्क स्टडी के अंदर ये जो चारों के चारों जो पॉइंट्स है, यानी कि टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी, इन चारों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है फाइनली जाकर। अब हम लोग थोड़ा कुछ जो पॉइंट्स है वो ख़त्म हो जाता है चैप्टर, तो अब थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो आपको इसका जो आंसर है, पहले हमने जो अपना एमसीक्यूज़ बताया था अभी, उसका तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही है। अब इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है कि स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ डैश डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल ऑफ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कि किस चीज़ के लिए हायरार्की है स्केलर चेन की, कि डिसिप्लिन, यूनिटी और ऑथोरिटी। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था लेक्चर में ही 2-3 बार मैंने आपको बताया था, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सही आंसर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो पास्ट ईयर पेपर्स में कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। सारे नहीं बता पाऊंगा बट आपको एक जनरल आइडिया दे दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि आपको टर्म और कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो वहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर टाइम स्टडी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, तो आप टाइम स्टडी का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आप छोटा सा दोगे, 2 मार्क्स के लिए आता है। तो इस तरीके से आप लिखना रहता है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो रहता है कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मिस्टर हर्षा वाला केस स्टडी दिया गया है कि ये इंटरप्रेनर है जो कि प्रोडक्शन इको फ्रेंडली वाले यूटेंसिल्स बनाती है। तो यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल वर्कर है जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं। जितने भी मेल एम्प्लॉयज़ है वो डायरेक्ट वर्किंग ऑन मशीन, वेराज जो फीमेल है वो मतलब वर्क कर रहे पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। तो मिस्टर जो सरथा है वो इज़ वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर और जो नैना है वो एचआर मैनेजर है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री, ये कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो आपको तो पहले ही पता चल जाए एचआर मतलब क्या होता है। एचआर मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स वाले लोग होते हैं, ठीक है, कि एचआर का मतलब यही काम होता है कि एम्प्लॉयज़ को हायर करना, रिक्रूट करने का काम। तो एचआर कौन है, एचआर तो नैना है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है कि
क्वेश्चन में लिखा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन अबो केस, कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पर मेल्स को बोला जा रहा है कि आप डायरेक्ट वर्क करो और फीमेल्स को बोला जा रहा है आप पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जाओ, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया जा रहा है। तो पहला प्रिंसिपल यहाँ पर आपको आंसर ये लिख दिए। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि जो नैना है वो कौन से डिजिग्नेशन में है, मतलब उसकी पोस्ट क्या है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बोला गया एचआर मैनेजर है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, ठीक है। फुल फॉर्म में भी लिखोगे चलेगा, शॉर्ट में भी लिखोगे चलता है, बट कोशिश करो अगर आपको आता है तो फुल फॉर्म में ही लिख दो, एचआर जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बोला गया है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की पूरा ओवरऑल प्लानिंग किसके ऊपर है। तो ये किसके ऊपर है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मिस्टर हर्षद है, क्योंकि यही एंटरप्रेन्योर है, यही ओनर है कंपनी के, तो इनके ऊपर ही पूरा ओवरऑल जो प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है ये उनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मिस्टर हर्षद की है। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन के एक एक मार्क्स, यानी टोटल आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं ये क्वेश्चन में, ठीक है। और ऐसा आपको 2 लिखना रहता है, 3 आता है और आपको 2 लिखना रहता है, यानी आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं पेपर में। तो इस तरीके से आपको आते हैं। और फिर वैसे ही और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आप, क्योंकि इस चैप्टर में डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं है तो यहाँ से आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं आता है, बट आपको बाकी क्वेश्चन आते हैं। कि जैसे आपको आंसर इन ब्रीफ आएगा, आपको बोला जाएगा 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फुल बताओ। वैसे ही आपको बोला जाएगा जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब इसको जस्टिफाई करो कि ये क्यों है ऐसा, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा नहीं 3-4 पॉइंट में लिख दोगे, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आता, 4 मार्क्स के लिए आएगा बहुत ज़्यादा। तो 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखा बहुत हो गया, ठीक है। 3 पॉइंट भी लिख दिए और लास्ट में अगर आपको नहीं आ रहा है पॉइंट तो थोड़ा पैराग्राफ में आपने उसी को वापस से थोड़ा इलेबरेट वापस से कर दिया, थोड़ा सा उसको कंक्लूजन टाइप में लिख दिया, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर में अपना जितने भी चीज़ें हैं वो लिखनी रहती है। एंड लास्टली अब आपको बोलूँगा कि यहाँ पर आपको जो है चैप्टर हमारा फिनिश हो जा रहा है। एंड आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो फ्लैश कार्ड है फर्स्ट चैप्टर का, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसके फ्लैश कार्ड हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इन फ्लैश कार्ड को यूज़ कर सकते हो अपने स्टडी के लिए। इस प्रकार से कुछ फ्लैश कार्ड रहेंगे, जैसे यहाँ पर देखो वर्क स्टडी डिवीजन ऑफ वर्क है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी गई है कि वर्क इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड एंड असाइनेड टू एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। तो इस तरीके से आपको फटाक से याद हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि पेपर का टाइम पर आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे फ्लैश कार्ड ढेर सारे आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप इन फ्लैश कार्ड को यूज़ कर सकते हो एंड आराम से अपनी स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और उन फ्लैश कार्ड की मदद से आप MCQs भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन रहता है फ्लैश कार्ड में, जब आप इस्तेमाल करो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड अगर आपको चाहते हो इस लेक्चर का PDF आपको अगर चाहिए, नोट्स के लिए आपको पढ़ने के लिए चाहिए, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका लिंक मतलब PDF ही आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप वो भी ले सकते हो। एंड लास्टली यही बोलूँगा कि हमारा चैनल, क्योंकि अभी आप नए नए बच्चे लोग हो, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। अकेले के लिए मत देखो, सबको साथ देखो, अपने दोस्त लोग को भी दिखाओ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि बाकी की वीडियोस को डालना, ठीक है। क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है पूरा PDF बनाने में, फिर आपके लिए फ्लैश कार्ड बनाने में, तो थोड़ा सा मोटिवेट होता है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को शेयर करते हो। तो वीडियो को शेयर करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो थोड़ा सा कुछ भी इंस्पिरेशन भरा कुछ लिख दो कि हाँ सर अच्छी लगी वीडियो, ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है। एंड चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। अभी तो इंस्टाग्राम मत ही चलाओ, पेपर का टाइम है, ठीक है। तो बस यहाँ तक ही हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सेकंड जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फिनिश हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।